बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशारत सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। हम बार बार आपको ये कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती जा रही है। एहतियात करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ करें हाथों को बार बार। और फिर अब तो रमज़ानुल मुबारक भी है, वैसे भी आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं हमजा, तो हाथ बार बार धुलते हैं, आप वज़ू करते हैं, ये एक अच्छी जो है वो चीज़ है। और हमने कल भी आप लोगों को बताया कि भारत में जिस तरह से अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि मुसलमानों से कि आप लोग दुआ कीजिए, इल्तिजा कीजिए कि जो ये कोरोना वबा है इसकी बादल छट जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम इसका दूसरा रुख देखते हैं तस्वीर का। हमें कल एक वीडियो जो है हम सब ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी कि लाहौर की एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा रश है कि जिस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है ना, तो गाड़ियाँ नहीं गुजर पा रही होती, बाइक्स नहीं गुजर पा रही होती, बिल्कुल उसी तरह से इस तरीके से रश था कि लोग अब चल नहीं पा रहे थे। मतलब कि तिल धरने की जगह नहीं थी, ये वो वाली सूरत हाल थी। और लाहौर की वो मार्केट थी, और लाहौर में सूरत हाल क्या है वो हम सबको पता है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट कह रही है, जो आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो आपको मीडिया बता रहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं, और हम लोग सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें कर लें, जितने भी ट्रेंड्स चला लें कि जी कि हमारे हमसाया मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम आपको वो हकीकत दिखाते हैं, वो चीज़ें, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं जो कि इस वक्त बाहर चल रहे हैं, जो कि हमारे अदाद-ओ-शुमार हम तक पहुँच रहे हैं। आप लोग अगर इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे तो सोशल मीडिया जो चल रहा है इस वक्त, भारत की जो सूरत हाल है उसको देख कर कोई सबक सीख लें कि इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है उसको हमें देख कर इब्रत हासिल करने का वक्त है कि हम संभल जाएं उससे पहले कि हमारे ऊपर भी वो वक्त ना। अच्छा, अब इशाल आप मुझे बताओ कि जब आप सड़क पे जा रही हो, आप देख रही हो, ऑफिस आती हो, घर जाती हो, या आपको कुछ ज़रूरी काम से अगर बाहर भी निकलना पड़ता है, कितने फीसद लोग हैं जो मास्क पहन रहे हैं? यार अभी भी मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ये कि आप कह सकते हैं कि 70% लोगों ने मास्क पहना। तो वो जो 30% चलें, अगर हम एक रफ आइडिया ना कि 70% ये समझती हैं, ये एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, मुझे लगता होगा शायद 40% लोग पहनते हैं। अगर 70% को भी ले लें तो वो जो 30% है वो बाकी 70% के लिए भी खतरा बन जाता है। बिल्कुल, तो इस तरह से मत कीजिए, खुदारा एहतियात कीजिए। बहुत ही गंभीर हालात हैं, अगर हम कहें बहुत मुश्किल हालात होते चले जा रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तमाम सूबों को भी देख लिया जाए तो वो वफाक पर तनकीद करने के लिए सूबे भी तैयार होते हैं। सारा मलबा अगर आवाम को देख लिया जाए, पूछा जाए, तो वो सब वफाक के ऊपर डाला जा रहा होता है। लेकिन जब वफाक ने आपको इजाज़त दे दी कि आप वैक्सीन जो है वो मंगवा सकते हैं, आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो फिर सूबों ने क्या किया? सूबों ने अपने अवाम के लिए कितना जो है फंड जो है मुख्तस किया। मुख्तस करने के बाद जब ऐलानात आपने कर दिए, उसके बाद अभी तक आपने किया क्या है? ये सवाल जन्म लेते हैं। किसी एक भी सूबे में अभी तक जो है वो अमली तौर पर हमें इकदाम होते हुए नजर नहीं आए। किसी ने फंड के लिए नहीं बताया कि हमने इतना फंड मुख्तस कर दिया, या फिर हम वैक्सीन कब मंगवा रहे हैं। अगर वफाक ने आपको मेरे ख्याल में कर दिया है कि आपको हैंड दे दिया, अपर हैंड की इजाज़त दे दिया कि आप कर सकते हैं, आप वैक्सीन मंगवा सकते हैं अपने सूबों के लिए, अपनी आवाम के लिए, तो आप फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम बार बार यही कहते हैं, पंजाब में वैक्सीनेशन जो है उसके सुस्त रवि का शिकार है। सिंध में भी हम देखें तो ऐसा ही है। हम दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या दीगर जिला हैं उनमें भी देख लें तो हमें यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। ठीक है, हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, चारों हुकूमतों के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सूबे की हद तक आप लोगों ने क्या किया। सबसे पहले बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये पंजाब हुकूमत अब तक कितनी वैक्सीन अपने तौर पर खरीद चुकी है? मजीद कितना बजट उस पर खर्च किया जा चुका है? क्या फैसले किए गए हैं? क्या होगा आगे? ये प्लीज बता दीजिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि पूरे पंजाब की और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनकी जो कंडीशन है वो खासी तशवीशनाक है। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो इस वक्त हमारी जो शरह है वो पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 20% से ज़्यादा हो चुका हुआ है। और अगर मैं और चंद बड़े शहरों की बात करूं, फैसलाबाद 27% पे है और जो मुल्तान है वो 23% पे खड़ा है। और अगर हम इस वक्त हॉस्पिटल्स की बात करें तो अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो लाहौर के अंदर कोई 89% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। इसी तरह गुजरांवाला में 88%, फैसलाबाद में 87%।
और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर हमने इस वक्त काबू ना पाया तो हम बिल्कुल वही सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा जो इस वक्त भारत के अंदर हो रही है। तो खुदा के वास्ते रमज़ान मुबारक के महीने में मैं आवाम से अपील करती हूँ कि अपनी और अपने प्यारों की जानों की हिफाजत करें और SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। सिर्फ एक ही वाहिद हल है जो हमें उस सिचुएशन से बचा सकता है कि हम अपने आप को इससे बचाएं, अपने आप को बिला वजह बिला ज़रूरत एक्सपोज ना करें। साहिबा, पंजाब में अस्पतालों में कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। लाहौर और कोरोना से ज़्यादा मुतासिर जो दीगर शहर हैं, वहाँ पर अस्पताल जो हैं वो कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, किस हद तक काम वहाँ पर हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने अभी वेंटिलेटर्स वगैरह की कैपेसिटी का भी पूछा, तो मैं उसमें मज़ीद ये बात करूं कि कोई पंजाब के अंदर हमने कोई 200 मज़ीद वेंटिलेटर्स और मज़ीद ऐड किए हैं और एक दिन में लाहौर के अंदर 23 वेंटिलेटर्स का मज़ीद जो है ना वो हमने इजाफा किया है एक शहर के अंदर। उसके बाद अगर हम SOPs की बात करें तो SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने की जो कोताही है या लापरवाही है, हम उसके किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजह उसकी ये है कि अगर इस वक्त हमने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम बहुत भयानक सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारी जितनी भी हमारा जो पूरा सूबा पंजाब है उसके अंदर जितने भी हमारे ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको ये वाज़ेह हदायत हैं। एक हंगामी सिचुएशन है और जो बड़े शहर हैं जैसे मैंने बताया कि मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पे आपको पता है कि सिचुएशन इंतहाई तशवीशनाक है। तो उसके ऊपर काबू पाने के लिए सिर्फ एक ही वाहिद हल है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद कराया जाए और हम हर तरह की सख्ती हम इस वक्त कर रहे हैं। हम लोगों के कारोबार भी बंद करेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, सिर्फ उसके जो SOPs पे अमल नहीं करेगा। जो SOPs पे अमल करेगा उसको कंडीशनल वो जो टाइमिंग है और उसके तहत जो है वो इजाज़त होगी। और फिर वही बात है कि ये एक ऐसा क्राइसिस है, इस क्राइसिस को साने में तब्दील होने से रोकने के लिए अगर हम थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें और हम केयर करें सिर्फ अपनी और अपने सराउंडिंग्स की, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। मुसर्रत साहब, वेंटिलेटर्स के हवाले से तो बताया कि कोशिश की जा रही है, कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। सूबे में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या ऑक्सीजन मौजूद है? इस हवाले से इमरजेंसी की सूरत में क्या हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, अगर इस वक्त मैं बात करूं तो अभी इस वक्त तक तो जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए तो मौजूद है। कोई ऐसा मरीज नहीं है हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर जिसको चाहिए हो और उसको ना मिले। लेकिन अब मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगी। सिचुएशन, हम अपनी सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से। बड़े शहरों के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो गुजरांवाला है वो 83% पे है, रावलपिंडी 65, गुजरात 59, लाहौर 50% पे और फैसलाबाद 45% पे खड़ा है। और अगर हम लाहौर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखें तो कोई 876 कोरोना के मरीज हैं और जबकि प्राइवेट के अंदर कोई 450 प्लस हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली ये है कि जितने पेशेंट्स को इस वक्त चाहिए वो तो मुहैया है, हमने की हुई है। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल के ऊपर मजीद बर्डन बढ़ा, इसकी शरह के अंदर कुछ परसेंटेजेस भी और ऊपर गई, जैसे लाहौर 20 प्लस जा रहा है, मुल्तान, फैसलाबाद इंतहाई तशवीशनाक है, उसकी जो रेट है वो 27% पे है। और अगर इसे थोड़ी सी भी आगे बढ़ती है तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं है। ऑलमोस्ट हम तकरीबन एवरेज अगर हम लगाएं तो हम 85 to 90% के ऊपर खड़े हैं। तो आगे आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर मजीद पेशेंट्स आते हैं तो फिर आपका हेल्थ सिस्टम, दुनिया के तमाम हेल्थ सिस्टम जो बेस्ट हेल्थ सिस्टम थे वो फेल हुए, तो हम भी उस तरफ जाएंगे। इंडिया के अंदर सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया है, लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं, गाड़ियों के अंदर पड़े हैं। तो हम दोबारा अपील करते हैं, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच अपनी जो NCOC की जो मीटिंग के बाद जो उन्होंने कौम से खिताब किया था प्रेस टॉक के थ्रू, हम बारहा दस्त बदस्ता आपसे अपील करते हैं कि ये नॉर्मल हालात नहीं है, इसमें हमें
एक कौम बन के, और रमज़ान का महीना कुर्बानी का है, ये हमें सिखाता है कि हम इसमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करके अपनी और अपने प्यारों की जानों को बचाएं। मुसाहिबा, हम अवामी रवैये की बात कर लेते हैं। SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की मदद हासिल करने के लिए NCOC के इजलास में फैसला किया गया था। आप क्या समझती हैं इस इक़दाम से? SOPs पर अमल दरामद में कितना फ़ायदा हो रहा है? क्या आवाम सीरियस लेना शुरू हुई? जी, ये बड़ा बरवक्त फैसला है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इस फैसले को सराहती हूँ कि पूरी दुनिया में वैसे जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, हुकूमतों ने फ़ौज को कॉल दी और ये बरवक्त है। और उसका तरीकाकार ये है कि जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए ये उनको असिस्ट करेंगे। जहाँ पे अब हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, कंप्लीट लॉकडाउन जिन एरियाज में होगा वहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए ये हमारी जो पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलके अवाम को ये बावर कराएंगे कि SOPs पे अमल दरामद किए बगैर हम बाहर नहीं आ सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये अच्छा हो कि किसी भी ऑन ड्यूटी बंदे को आपको ये ना कहना पड़े कि आपकी ज़िंदगी के लिए ये मास्क कितना ज़रूरी है। एज ए सॉलिडारिटी रमज़ान से ये सबक सीखते हुए हम सबको ये सोचना है कि हमने अपनी भी हिफाजत करनी है और अपनी कम्युनिटी में भी हमने जो आर्मी आके रोल अदा कर रही है, जो पुलिस वाले अदा कर रहे हैं, जो आपकी ज़िला इंतज़ामिया कर रही है, हम सारे सोल्जर बने और इस मुसीबत से निकलने में अपना एक अमली रोल अदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और इशाल जिस तरीके से वो कह रही थी कि कोशिश की जा रही है और आवाम से अब गवर्नमेंट अपील ही कर सकती है और फिर जब सख्ती भी की जाएगी, अब कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं कि सख्ती की जाएगी, तो बेहतर है कि अब हम एहतियात करना शुरू कर दें। और जो आप देखें ना ग्राफ्स, अगर हम देखें इंडिया के साथ जब हमारे वो कंपैरिजन किए जा रहे हैं तो पहली लहर को, फिर दूसरी लहर को और तीसरी लहर को जब मिलाया जा रहा है तो 2 महीने के फ़र्क से देखा जा रहा है कि उधर 2 महीने पहले हालात ख़राब होते थे, पाकिस्तान में 2 महीने बाद हो रहे थे। तो अभी हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। हमारा जो अवाम का रवैया है उसमें बेहतरी कब आएगी? हम इसकी उम्मीद जाहिर कर सकते हैं, हम इसकी ख्वाहिश कर सकते हैं कि हमारी अवाम का जो रवैया है वो बेहतर हो जाए। हम अपील भी बार बार करते आ रहे हैं आप लोगों से। अब तो हुकूमत आपसे अपील कर रही है, जो आर्मी इस वक्त जो है उनको कहा गया है कि वो भी आपसे यही दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं कि आप खुदारा अब सीरियस ले लें, अब आप SOPs को फॉलो कर लें ताकि आप अपने प्यारों को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है जानेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है। बंगश साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि दीगर सूबों की तरह कोरोना केसेस की जो मुस्बत शरह वो मुसलसल बढ़ रही है, तो सूबे में वसाइल के हवाले से हमें बताइएगा, आपको कमी का सामना तो नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। फिलहाल तक तो जो पोजीशन है HDU की, ICU की और हमारे पास जो कोरोना के लिए बेड्स हैं वो कैपेसिटी अभी तो 100% यूटिलाइज नहीं हुई, लेकिन जिस तेजी के साथ केसेस में इजाफा आ रहा है देखने में यही आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में हमारे पास जो है वो बेड्स की और कोरोना फैसिलिटीज की कमी वाक़ई हो सकती है। अच्छा। इसलिए हम बारहा जो है आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो SOPs को फॉलो करें। बल्कि अनफॉर्चुनेटली आज हमने डिसाइड कर लिया कि मर्दान में हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो मर्दान में तो 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया हमने, लेकिन अभी तक तो 100% यूटिलाइजेशन नहीं है, बट हम उसी तरफ जा रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट तो कामरान बंगश साहब, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सरकारी अस्पतालों के हवाले से कोरोना मरीजों के लिए जो सर्विसेज की फराहमी है उस पर भारी अखराजात का नोटिफिकेशन ज़ेर गर्दिश रहा है, जिस पर आपके सियासी मुखालिफिन आप पर कड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बड़ा एक अहम मौजू जो है उस पर बात की है। ये हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से इसकी वजाहत आ चुकी है कि ये जो लेटर है ये फेक है। तो सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि अक्सर चीज़ें जो है वो बगैर वेरिफिकेशन के जो है वो सर्कुलेट कर रही होती है, बट अभी जो DHO नौशहरा की तरफ से जो एलामिया आया उसमें यही है कि ये फेक है। अदरवाइज मैं आपको ये बताना चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने कोरोना के मरीजों का इलाज भी सेहत कार्ड प्लस से ऑलरेडी ऐलान कर लिया हुआ है। तो ये भी हमारे पास एक एज है कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो कोरोना मरीजों का इलाज कर। ठीक है, कामरान बंगश साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब तक वैक्सीन खरीदारी के लिए क्या कर रही है, क्या प्लान है आपके पास? लेकिन 3 दिन पहले हमारी NCC का इजलास था जिसको वज़ीर आज़म साहब शेयर कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला महमूद खान
ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि सूबे भी जो है वो अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए काम कर सकते हैं। तो उधर से असद उमर साहब ने वाज़े और दो टोक बता दिया कि सूबे जो है 18वीं आईनी तरमीम के बाद खुद मुख्तार हैं इस तरह के फैसले करने में, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सिंध को तो हम बहुत पहले से कह चुके हैं कि वो शुरू कर लें। तो हमें अभी गो अहेड मिल गया है, थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी वो भी क्लियर हो गई है। अभी इंशाल्लाह हमारी नेगोशिएशन चल रही है मुख्तलिफ जो वेंडर्स हैं ये जो वैक्सीन हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्वांटिटी का भी और जो वैक्सीन है उसकी मायार का भी हम फैसला कर लेंगे कि कौन सी वैक्सीन हम। सही। कामरान बंगी साहब, सूबे में अगर देखा जाए वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन तो किस हद तक मौजूद है? क्या इमरजेंसी की सूरत में कोई हंगामी इकदाम भी किए जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए अभी तो तक तो जो हमारी कैपेसिटी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, वो तो अभी तक फुली यूटिलाइज नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से जिस तेजी के साथ इजाफा देखने में आया है कोविड केसेस में, उससे हम जितनी भी कैपेसिटी बढ़ाए हैं, आपको पता है हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो कमज़ोर सूबा है, वसाइल नहीं है इतने, तो यकीनन हमारे पास शॉर्टेज आने का ख़तरा है। अभी तक जो हमारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं और कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के ऊपर हमने जो काम किया है, तो मल्टीफोल्ड हम 1 साल पहले जहां पर थे उससे कई गुना ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है। लेकिन इसको भी हम नाकाफी समझते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो कोरोना के आगे बेबस हो गए, उन्होंने घुटने टेक दिए। तो हम भी ये समझते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही और जिस तरीके से कर्व ऊपर जा रहा है, तो खुदा न खास्ता हम एक बहुत बड़े सानहे के साथ सामना कर सकते हैं। ठीक है बंगे साहब, SOPs पर अमल दरामद के लिए वफाक के बाद हमने देखा कि सूबों ने भी ये फैसला किया है कि अब पाक फौज से मदद ली जाएगी। किस तरीके से मदद ली जाएगी, किन इलाकों में जो है उनको तयनात किया जाएगा? देखिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौज की मदद तलब कर ली हुई है। हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे फौज आ भी चुकी है। पेशावर में बिलखुसूस हमने फौज की मुआवनत हासिल कर लिया है। हमारी जिले इंतजामिया के साथ मिलकर फौज जो है वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही है। ठीक है। जिन शहरों में कोविड की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है वहाँ पे हम फौज को डिप्लॉय करेंगे। हम ऑलरेडी उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में है। हमारी जिले इंतजामिया भी SOPs की इन्फोर्समेंट के ऊपर काम कर रही है और साथ ही फौज भी हमारी मदद। ठीक है कामरान बंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो हमें बता रहे थे। बलूचिस्तान की सूरत हाल शायद जान लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। SOPs पर अमल दरामद के लिए कौन कौन से इकदाम सर आपकी गवर्नमेंट कर रही है, और वफाक की जानिब से बलूचिस्तान को कोरोना से निपटने के लिए मतलूबा मदद जो है वो तो फराहम की जा रही है ना? जी, वफाक की तरफ से बलूचिस्तान को मतलूबा मदद तो फराम की जा रही है, लेकिन हमारे अपने अवाम जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहे, वो ताउन नहीं कर रहे, SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे। लॉकडाउन के अलावा, कंप्लीट लॉकडाउन के अलावा बाकी तमाम मेजर्स हम उठा चुके हैं, तमाम सख्तियाँ हम कर चुके और तमाम नोटिफिकेशन हम इशू कर चुके। इस वक्त जो है कोयटा में 144 इम्पोज्ड है। सैटरडे संडे जो है पूरे मार्केट्स बलूचिस्तान में बंद। सैटरडे संडे इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। ठीक है। इंटर सिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 50% कैपेसिटी के साथ। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मज़ारात, सिनेमाघर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्टेडियम, जिम सारे बंद है, माँ सिवाय वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स। और स्कूल जो है प्राइमरी और मिडल वो बंद किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को बंद किया जा चुका है। बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं, लेकिन सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए LCOC की रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रख के उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा। और लोगों के ऊपर सख्तियाँ भी की जा रही हैं। कल जो है 800 शॉप्स हमने जो है वो बंद किए हैं, फ़ाइन इम्पोज किया गया है। मज़ीद सख्तियाँ करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, प्रिंट मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव कर रहे हैं। व्हीकल्स में स्पीकर्स के ज़रिए, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। ये सारा कुछ करने के बाद भी लोग जो है वो SOPs ऑब्जर्व नहीं कर रहे, संजीदा नहीं ले रहे। अब कल जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने IG पुलिस कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को यह डायरेक्शन जारी की है कि मज़ीद सख्ती की जाए ताकि ये कोरोना का तदारुक हो, ये ना फैले और कंट्रोल रहे। तो मज़ीद सेकंड जो हमने अब स्टेप उठाया है, बाकी 3 सूबे JK और GB ने भी, मां सिवाय सिंध, कि वो आर्टिकल 245 के तहत हमने रिक्विजिशन किया पाक आर्मी जो है के जवान
वो सिविलियन गवर्नमेंट की एड में उनकी असिस्टेंस के लिए जो हमने रिक्विजिट किया है, नोटिफाई हमने कर लिया है आज ही से। तो जो हमारे पाक फौज के जो जवान हैं वो भी अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और जो जिन अजला में खसूसन कोयटा है, खुजदार है, केच है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं या दीगर अजला जहाँ पे केसेस बढ़ेंगे, तो हम स्मार्ट और कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। फिल वक्त SOPs पे अमल दरामद के लिए हमारे जो पुलिस हैं, लेवीज हैं और पाक आर्मी के जवान उनके साथ होंगे और SOPs पे अमल दरामद कराएंगे। शाहवानी सर ने बात की SOPs की, हमने बात की इकदामात की, हम थोड़ी सी वैक्सीन पर भी बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत अब तक कितनी वैक्सीन अपने तौर पर खरीद चुकी है और मजीद कितना बजट मुख्तस किया गया है इसके लिए? हमारा प्लानिंग ये है कि हमने अगर ज़रूरत पड़ा ज़्यादा तो हम प्रोक्योर करेंगे। दूसरा हमारी ये स्ट्रेटजी, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं यहाँ पर, जो लैब्स हैं, उनको इनकरेज करेंगे कि वो भी ये इंपोर्ट करके खुद जो है पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको वैक्सीनेट करें। तीसरी बात ये है कि इस वक्त हमारे पास 35,000 डोजेज पड़े हुए हैं। 36,000 लोगों को डोजेज जो है हमने यूज़ कर लिए हैं। 16,100 हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 3,000 जो है जो 60+ एज ग्रुप है, और बाकी जो है फर्स्ट सेकंड डोज मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। लेकिन लोगों का रुझान बहुत कम है, लोग इस तरफ अभी जो है माइल नहीं हो रहे। लोगों को हमने अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव भी वैक्सीनेशन के हवाले से हम चला रहे हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान भी कम है, लोग ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा में वैक्सीनेट करना पड़ेगा और ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। फिल वक्त हमारे पास डोजेज अवेलेबल भी हैं। और दूसरा ये है कि आज भी चाइना से जो साइनोफार्म के डोजेज फेडरल गवर्नमेंट ने रिसीव किए हैं, कल भी आने हैं, एक आध दिन में कुछ और भी। तो इंशाल्लाह उसकी कमी इस वक्त नहीं है। लोगों का ज़्यादा रुझान होगा तो इंशाल्लाह फिर प्रोक्योरमेंट का जो हमारा एक जो ऑप्शन है उस पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे। ठीक है शाहवानी साहब, वैक्सीन के हवाले से आपने बताया कि कमी नहीं है, रुझान कम है, लेकिन हमें वेंटिलेटर्स के हवाले से और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सूबा बलूचिस्तान में ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है? क्या मुनासिब मिकदार जो है उसकी मौजूद है? हंगामी हालत में तो देखिए, अल्लाह हम माफ़ करे कि हंगामा ही होगा। इंडिया की जो सूरत हाल है, फुटेजेस जो हमारे सामने आ रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं। पिछले साल हमारे पास जो है सिर्फ 25 टोटल वेंटिलेटर्स इस वक्त मौजूद थे। 120 वेंटिलेटर्स का हमने इजाफा किया है, लेकिन इतने बड़े बलूचिस्तान के लिए यकीनन कम है। लेकिन यह है कि जो हमारा हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है, पिछले साल फैसला किया कि बहुत सवीर कंडीशंस में अगर कोई पेशेंट ना हो उसको हम वेंटिलेटर पे प्रॉपर मुंतकिल नहीं करेंगे। हम पेशेंट्स को जो है बाईपैप, सीपैप ऑक्सीजन वो उनको हम फ्राहम कर रहे हैं। उस हवाले से तो 827 बेड्स पे ये फैसिलिटी है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो इंडिया में पैदा हुआ या वो फर्स्ट वेव में जो वेस्टर्न ममालिक में पैदा हुआ, तो फिर बलूचिस्तान में कितने होंगे? अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी एक शो में मेरे साथ थी कल, उन्होंने भी ये कहा कि 250 नए वेंटिलेटर्स उन्होंने खरीदे हैं। तो अगेन ये भी कम है। तो पूरे मुल्क के साथ ही जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो तो कम है। वो आम हालत में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए तो शायद काफ़ी हो, लेकिन खुदा न ख्वास्ता इस स्केल पे अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर ये वेंटिलेटर्स तो कुछ भी नहीं। इसीलिए तो हाथ जोड़ जोड़ के चारों सूबाई हुकूमतें, फेडरल गवर्नमेंट, AJK, GB, सारे गवर्नमेंट्स हम हाथ जोड़ जोड़ के क्यों गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा ना करे कि ऐसा कोई सूरत हाल पैदा ना हो जो इंडिया में पैदा हुआ, जो वेस्टर्न ममालिक में पहले फेज में पैदा हुआ, वेव में। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए SOPs पे अमल दरामद किया जाए ताकि उस इम्तिहान और उस प्रेशर में SOPs पर अमल दरामद। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। देखें, तमाम जो सूबाई हुकूमतें, उनके तर्जुमान हकीकतन हाथ जोड़ के आपको कह रहे हैं कि आप SOPs पर अमल दरामद करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा ही करेंगे। बाकी सूबों की तरह सिंध की भी सूरत हाल से आगाह करेंगे आपको, वहाँ से भी हम उनके तर्जुमान लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सिंध की सूरत हाल क्या है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेंगे। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं। हमने बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि तीनों सूबों की सूरत हाल इस वक्त क्या है। हमने हुकूमत की राय जानने की भी कोशिश की। अब हम सूबा सिंध की बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सोमरू साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कासिम सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या सिंध हुकूमत NCOC को मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा दे रही है? क्या आप समझते हैं कि यही आखिरी हल बचता है या फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है? वैसे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जब पहली मीटिंग हुई थी उस वक्त भी हमने ये मशवरा दिया था कि जहाँ जहाँ आपके पास इन्फेक्शस रेट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो हमें जो है वो ये यकीनन हमने जब हमने ये इंटरसिटी बसेस भी बंद की थी और इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद की तो यकीन उससे काफ़ी बड़ा फ़र्क आया था। ये बहुत जब पहले लॉकडाउन में तो हमें अभी उसी एक्सपीरियंस को जो है वो लर्न करना चाहिए था कि जहाँ जहाँ पर हमारा स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और आपने खुद देख रहे हैं कि पंजाब और KP और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद टेरिटरी में, तो ये जो माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं वो इस वक्त इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे क्योंकि लोग वॉलंटियरली जो SOPs को जो है वो फॉलो अप नहीं कर रहे। लोगों के पास मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, बाज़ारों में रश है और जो तमाम जो लाइफ एज यूजुअल है और उसमें जो है वो लोग SOPs को वॉलंटियर नहीं कर रहे। तो हमें इन्फोर्समेंट की तरफ जाना होगा, जब हमें लीड लेनी होगी। जब तक हम लीड नहीं लेंगे तो लोगों के पास वो जो SOP फॉलो करने का जो रिलेक्टेंस आ गई है उसमें जो है वो हमें बिल्कुल भी एहतियात बरतने की शदीद ज़रूरत है। और हमें इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो है वो किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, लोगों के अंदर हम स्ट्रिक्टली जो है वो SOPs को फॉलो करवाएं। ठीक है कासिम साहब, सिंध हुकूमत कोरोना वैक्सीन मतलूबा तादाद में ना मंगवाने पर वफाक पर तनकीद कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो सेहत का शोबा आप लोगों के अपने पास है। आप लोगों ने इजाज़त मांगी थी, वफाक ने सबसे पहले आपको इजाज़त भी दी कि आप मंगवाना चाहते हैं मंगवाएं। आप खुद क्यों नहीं वैक्सीन मंगवा रहे? आपने ऐलान किया था, बजट मुख्तस किया था। देखिए ये बात नहीं है, हमने ये हम तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी बहुत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ये इस पेंडेमिक से निकलने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन आस्पेक्ट है वो वैक्सीन है। आप जब तक वैक्सीन लोगों को नहीं लगवाएंगे और लोग जो है वो इस बीमारी से जो है वो इधर वे में हमारी सोसाइटी का एक रुकन या दूसरा रुकन जो है वो इन्फेक्टेड होता रहेगा। तो हमारा जो कहने का मकसद है वो ये है कि जी हमें ये, चूँकि दुनिया में जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो गवर्नमेंट्स ऑफ जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं या फेडरेशन गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे बात करती हैं। हम सूबा जो है यकीनन हमारा 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक जो है वफाकी हुकूमत के फैसलों के साथ जो है वो सूबाई हुकूमतें पाबंद होती हैं उसका अमल करने में। हमने बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमें दें, उसके बाद वो जो है ना वो कभी हाँ देते हैं कभी नहीं देते, तो वो वाली कहानी। फिर उन्होंने कहा कि जी आप ले लें। अब दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके पास इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं, रश है कि वो हर एक को इस तरह से इजीली सप्लाई नहीं कर सकते। हमने देर की है। हमने उसके बावजूद भी जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट देगा, हमने बुक किया कि जी आप हमारी इतनी रिजर्व रखें, हम अपनी किटी में जितना पैसा रिजर्व कर सकते हैं हम आपको उसमें से हम रिजर्व करके अपने लोगों के लिए वैक्सीन मंगवाएंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। अब जब वो हमें कमिटमेंट देंगे कि किन दिनों में हमें वो सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम विल सी के हमें वो जो है वो मिले, वैक्सीन मिले। लेकिन ये वफाकी हुकूमत का इसलिए हम तनकीद नहीं कर रहे, ये हमारी इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम की जो है ना ज़रूरत है। वैक्सीन के बगैर आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। इससे ये जो इस वक्त वैक्सीन यही है कि हम मास्क पहने या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथों को धोते रहें और बीमारी से जितना बच सकते हैं वो बचें। लेकिन अल्टीमेटली दुनिया में इसका मुस्तकिल हल यही है कि वैक्सीन लगवाएं या वैक्सीन जो है ना हुकूमतें प्रोवाइड करें, लोगों को इस बात के इनकरेज करें कि वैक्सीन लगवाएं।
और यही इसका मुस्तकिल और ठीक है पायदार कासिम हल। साहब, बिल्कुल ठीक है। जिन मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको मैन्युफैक्चरर से बात करने में आ रही हैं, वही वफाक को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसको भी अंडरस्टैंड कीजिए। दूसरा, आप वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन लगाएं, लेकिन हैदराबाद की सूरत हम देख लेते हैं। मुस्बत शर्रा जो वहाँ पर है, उसको अगर देखते हुए आप लोग वहाँ पर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं? और मुनासिब तादाद में क्या आपके पास वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन मौजूद है? बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त भी वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, और हमारे पास हमें कल एनडीएमए की तरफ से हमें मज़ीद भी वेंटिलेटर्स मिले हैं, वो भी हम जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। एचडीयू की भी हमारी इस वक्त जो है वो काफ़ी तादाद है, जो पूरे सिंध में बड़े शहरों में जितने में सब में अवेलेबल है। ऑक्सीजन भी इस वक्त जो है वो हमने उसका पूरा एक मरबूत, कल भी हमारी इस पे ऑक्सीजन जो सप्लायर के साथ मीटिंग की है। हमारे पास इंशाल्लाह हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम वी आर अल्लाह ना करे कि हम जाएं, लेकिन हम उससे पहले हमें ये उस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जो खुदा न खासा हालात ख़राब हों और उसके बाद जो है वो हम किसी एहतियात के डिसीजन पर जाएं। हमें उससे पहले जो है वो इससे पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, और उस रोकने का जो दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, वो एक ही मेथड है कि जी आप उन एरिया की जो लोगों को पाबंद करें कि वो घरों में बंद रहें, ताकि वो इन्फेक्शन से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा सकें। ठीक, कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट्स को आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। इशाल देखें, हम हैदराबाद की सिचुएशन देख रहे हैं, वो भी हमारे लिए उतनी तशवीशनाक है जितनी हम लाहौर की बात कर लेंगे, हम केपी के किसी शहर की बात कर लेंगे, बलूचिस्तान की बात कर लेंगे। तो अगर हम हुकूमतें वफाक को ये मशवरा दे रही हैं कि आप लोग लॉकडाउन करें, तो जो इख्तियार आपके पास है आप उस इस वक्त तमाम हुकूमतों को अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कुछ इकदाम किए जा सकते हैं आवाम के लिए, अपने सूबों के लिए, वो करने चाहिए। हम मौलिक वबा की बात बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमवात का जो जाल है वो बिछ रहा है। मौत की सूरत हाल जो है वो ये है कि अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हलाकतें और केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसने ख़तरे की घंटी बजा दी है। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल एक हफ्ते में अगर बेहतर नहीं हुई तो मुश्किल हालात होंगे और लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत यही कह रही है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन लॉकडाउन है, और अब देखें गवर्नमेंट ये बात कर रही है, हम आखिरी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए आसान नहीं होगा लॉकडाउन में जाना, मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुदारा एहतियात कीजिए, पूरे मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन मंगवा भी लें तब भी सिस्टम में ज़्यादा सप्लाई तो आप नहीं दे सकते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत जो है वो कोरोना की तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर मुतहर्रिक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी हुकूमत ने सूबों से कोरोना टेस्ट की जो यौमिया सलाहियत है उसके इजाफे की अपील कर दी है, और इस सिलसिले में वफाक ने NDMA को भी सूबों को टेस्टिंग किट्स फराहम करने की हिदायत कर दी है। NCOC का कहना है कि कोरोना की शिद्दत में मुसलसल इजाफे वाले जो शहर हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, लॉकडाउन का फैसला जो तमाम मुतल्लिका हुकाम है उनकी मुशावरत से किया जाएगा। और इशाल, हम यही बात कर रहे हैं कि हमने देखा था कि पहले ये कहा गया था, शेख रशीद साहब ने कहा था कि जी 3 सूबे और वफाक जो हैं वहाँ पर तो है फ़ौज की मदद जो है वो तलब कर ली गई है, फ़ौज को जो है बुलाया गया, पाक फ़ौज को। बाद में सिंध की जो वजारत दाखिला, सूबाई वजारत दाखिला, उसने भी ख़त लिख दिया है। लेकिन डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉर हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? वो क्या समझते हैं कि क्या फ़ैसले होने चाहिए, उनको किन मुश्किलात का सामना अस्पतालों में करना पड़ रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मुल्क में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन पॉलिसी आप लोगों को ठीक लग रही है? और केसेस बढ़ने की सूरत में क्या पाकिस्तान को ऑक्सीजन का जो है कमर्शियल इस्तेमाल कम करना होगा? आप क्या समझ रहे हैं? आप लोग हालात को सामने से देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन की अभी हमारे पास कमी नहीं है, मगर बिल्कुल हम अपनी कैपेसिटी पे हैं ऑक्सीजन की। अगर इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो बिल्कुल जो इंडस्ट्री, जो सनत है, वहाँ से ऑक्सीजन पे लेके हम मेडिकल सप्लाई में दे सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी भी चीज़ें कि ऑक्सीजन की कुछ जो चीज़ें होती हैं अस्पताल में, जैसे कि सर्जरी हो गई, हम उसको भी लिमिट किया जा सकता है ताकि वो ऑक्सीजन हम लोग कोविड पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। साहब, फवाद चौधरी ने भी ये कहा था कि वेंटिलेटर बनाने में पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है, अब हम खुद वेंटिलेटर्स बनाएंगे। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दस्तयाब फिर भी क्यों नहीं है? क्यों हम अभी तक इस कमी का शिकार हैं?
क्योंकि देखें वेंटिलेटर जो है वो सिर्फ मशीन नहीं होती, वो तो अपनी जगह है, मगर वे वेंटिलेटर इस्तेमाल करने के लिए जो स्टाफ है, जो अमला है, वो भी स्पेशलाइज होता है, जो डॉक्टर हैं वो भी स्पेशलाइज होते हैं। तो हर डॉक्टर हर नर्स वेंटिलेटर चला नहीं सकता। तो अगर आपके पास वेंटिलेटर अगर है भी मगर चलाने वाला कोई नहीं है, उसकी खास जो जगह होती है वो नहीं है, तो वेंटिलेटर का फ़ायदा नहीं है। और यही बात है कि जब हम सिर्फ वेंटिलेटर की बात नहीं करते, वेंटिलेटर बेड्स की बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है वहाँ पे वेंटिलेटर भी है, वेंटिलेटर की खास ऑक्सीजन भी है, वहाँ पे वो अमला भी है जो ऐसे मरीजों का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, कराची में मौजूद हैं, हम वहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं, खुसूसी तौर पर हैदराबाद की सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कोरोना केसेस बढ़ने की सूरत में NCOC का अगला इकदाम क्या होना चाहिए? वो तो एक तरफ है, सूबे भी कह रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत का क्या इकदाम होने चाहिए? लॉकडाउन क्या ज़रूरत है वक्त की? अब ये वक्त अनकरीब आ रहा है लॉकडाउन का, मगर और अगर रेट्स बढ़ते रहें तो शायद लॉकडाउन होगा। एंड ये ज़रूरी नहीं कि पूरे मुल्क में एक साथ लॉकडाउन हो सकता है कि उन शहरों में जहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लॉकडाउन हो, और जहाँ पे रेट्स थोड़े कम है वहाँ पे लॉकडाउन ना हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हम वैक्सीन की बात कर लेते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन मतलूबा रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? अभी भी सुस्त रवि का शिकार है, वैक्सीनेशन को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा आखिर? देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं पकड़ने के बहुत सारे इसमें वजूहात हैं। एक तो ये कि जैसे कि आपको मालूम है कि वैक्सीनेशन जो है वो सब लोगों के लिए नहीं खोली है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए फ़िलहाल है जिनके अंदर कोरोना लगने के चांसेस ज़्यादा हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा है। इसके साथ साथ वो जगहें जो शहर से बाहर हैं, यानी कि हमारे जो देहात वगैरह हैं, वहाँ पे चूँकि आगाही कम है तो वहाँ पे वैक्सीन का अमल और भी आहिस्ता है, वहाँ पे लोग कम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो और इस पर भी काम हो रहा है कि वहाँ पे ज़रा वैक्सीन थोड़ा सा और ज़्यादा किया जाए, वहाँ पे ज़्यादा आउटरीच की जाए उनको बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हेल्थ के वर्कर्स का हमने बीच में वैक्सीनेशन जो है वो बंद हो गई थी, वो अभी वक्ती तौर पे दोबारा खोली गई है ताकि जो हेल्थ के वर्कर्स बच गए हैं उन्हें जल्द से जल्द हो जाए। जब ये वाले पॉपुलेशन अच्छी खासी वैक्सीन हो जाए तो उसके साथ फिर हम बकिया लोगों की तरफ भी जो ये मुल्क आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद उनको पहले वैक्सीनेट हो जानी चाहिए, जैसे कि जिनके अंदर तिब्बी मसले हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया। वो लोग जिनकी उम्र अगर कम भी है तो उनको भी वैक्सीन की ज़रूरत है। उसमें भी काम हो रहा है कि उनको हम पहले कैसे वैक्सीनेट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा ज़रा कि निजी सतह पर भी जो वैक्सीन आई थी वो चंद दिनों बाद ही ख़त्म हो गई, उसमें भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हमें बता दीजिए कि हमने क्यों उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे? जो हुकूमत की जानिब से एक फैसला किया गया था, निजी शोबे के लिए कितना ज़रूरी है कि वो वैक्सीन मंगवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जल्दी वैक्सीनेट हो सकें? नाकाम तो नहीं हो रही है। देखिए, जैसे जैसे वैक्सीन आएगी तो वो लोगों को लगती रहेगी। याद रखें पूरे मुल्क के अंदर पूरे दुनिया के अंदर शॉर्टेज है वैक्सीन की, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ से हम वैक्सीन लेने वाले थे, जैसे इंडिया हो गया, तो वो वैक्सीन आगे इंडिया से बाहर नहीं फराम कर रहे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे खुद उनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो कोशिश करें कि उनकी भी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए। इसी तरह से रूस वैक्सीन बना तो रहा है मगर उनकी वैक्सीन बनाने की जो सलाहियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और चाइना वैक्सीन फराम कर रहा है, मगर अगेन उनकी भी एक लिमिट है, वो कितना पूरी दुनिया को फराम कर सकता है। सो जैसे जैसे वैक्सीन आ रही है वो लग रही है, और इन वैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन भी मुतबक हैं, और इंशाल्लाह इस साल के आखिर में हमारे पास और भी ज़्यादा ऑप्शन होंगे वैक्सीन लगाने के। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। आप बता रहे थे कैपेसिटी के हवाले से जो असल में अस्पतालों के अंदर जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उस पर बात कर रहे थे। इशाल, बात यह है कि हम लोगों ने एहतियात कब करनी है? अगर अभी भी नहीं करनी तो हम भारत के हालात देख रहे हैं, खुदारा बहुत एहतियात कीजिए। हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, हमें लॉकडाउन लगाना पड़े। इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम एहतियात बरतें। जो हम बाज़ारों का हाल देख रहे हैं ना, खुदारा ऐसा मत कीजिए पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे बुजुर्गों को इस वक्त घर पे रहने की ज़रूरत है, फिर हमारे बच्चों को घर पे रखने की ज़रूरत है। हम लोग बाहर निकलते हैं, हम जो वर्किंग लोग हैं वो बाहर जाएं, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ कर लें, आप आकर कपड़े चेंज करें, उसके बाद बच्चों को, फैमिली को मिलें ताकि आपके घर वाले महफूज रह सकें। यही हमने प्रैक्टिस पहले भी, जब पहली लहर आई थी तो हमने यही प्रैक्टिस शुरू की थी, और हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया, और कुछ महीनों के बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन जो ये दूसरा
और फिर तीसरी लहर आई है, उसके बाद ये देख रहे हैं हम कि बहुत ही ख़तरनाक लहर है, इसके बावजूद हम सीरियस होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पहली लहर में फिर भी कुछ सीरियस हुए थे, हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि कोरोना वायरस है। अब तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? मार्केट्स में हम क्यों जा रहे हैं? अगर हम एक ईद सादगी से मना लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम महफूज रह सकेंगे। इंशाल्लाह ईदें तो और भी आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं आती है। और ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी का मामला नहीं है, आपके प्यारों की ज़िंदगी का मामला है, घर में बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी का मामला है। खुदारा एहतियात कीजिए। और जो ग्राफ हमारे साथ शेयर हो रहे हैं, जो डेटा हमारे साथ शेयर हो रहा है, अब ये बात इंटरनेशनली की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत को अगर देख लिया जाए तो इनका कंपैरिजन किया जाए तो 2 महीने का फ़र्क निकाल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि 2 महीने बाद पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब हो जाती है। यही टाइम है एहतियात का। अगर हम अभी एहतियात नहीं करेंगे तो पता नहीं, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब हुकूमतें अगर आपको हाथ जोड़ के कह रही हैं कि अब आप लोग एहतियात कर लें, अब हुकूमत आपको क्या करे? घरों में बंद तो नहीं कर सकती, आप लोगों को खुद समझना होगा। जिस तरह हमारा ये त्यौहार है ईद का, हम इसे बड़े खुशी से मनाते हैं, इसी तरह से एक जो त्यौहार है वो भारत में भी मनाया जाता है, जिस त्यौहार पे इतनी आवाम जमा थी जिसकी वजह से कोरोना इस शिद्दत से फैला है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में हम बात कुछ कर लेते हैं कराची की, जिसके हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने वाला है। 29 अप्रैल को ये मैदान सजेगा, मगर ये इलेक्शन ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब कोरोना वबा की तीसरी लहर मौत बनकर आवाम के सरों पर मंडला रही है। इस वक्त हमारे जो सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनका भी बहुत बड़ा ये फ़र्ज़ है, उन पर आयद होता है कि वो बाहर निकलने से इज्तनाब करें और वो जो अपने कैंडिडेट्स जो खड़े हैं इस वक्त, वो अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको मजबूर ना करें कि वो भी मैदान में आए। बिल्कुल ऐसे ही है। केसेस और अमवात में इजाफे ने तो ख़तरे की घंटी बजाई है। इसी पे हम बात कर रहे थे। इन हालात में किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमात खतरे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से इशाल बात कर रही थी, भारत में वाकई ऐसा हुआ कि एक त्यौहार में सब इकट्ठे हुए, उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ सियासी जमातों की तारीफ भी करनी होगी इशाल हमें, जिन्होंने अपने जलसे जुलूस मनसूख करके सियासी दानिशमंदी का सबूत दिया है। पहले हमने देखा था कि पहले तो वहाँ पर जलसे भी किए जाते, लेकिन अभी कुछ जो है सेंसिटिविटी दिखाई गई है, कुछ सोचा गया इसके ऊपर। और आलमी वबा के खौफ की वजह से ज़िमनी इंतखाब को मुलतवी करने की तजावीज़ भी दी जा रही हैं और इस हवाले से बाकायदा दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र सियासी जमातों का अपने जलसे मुलतवी करने के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी ज़रूरत है इस वक्त कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें ताकि लोग भी इसको सीरियस लें? बड़ा पॉजिटिव है। जलसों से और क्या निकलना था, या इन जलसों के क्या मकासद थे? जलसों की जरूरत तो होती है और बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर ये अवामी मसाइल के लिए तो जलसे थे नहीं। ये तो इक़्तिदार की जंग के जलसे थे, मैनेज जलसे थे। तो अच्छी बात है, आराम करें और देखें और मिल के अगर लड़ सकते हैं इस वबा से तो हम लड़ें। और आई थिंक इट इज़ पॉजिटिव। जी सईद काजी साहब, हम देख रहे हैं कि जलसे जुलूस तो मुलतवी हो गए, क्या कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाबात होने चाहिए? क्या ये भी मुलतवी नहीं हो जाने चाहिए? देखें, अगर आपको हमसाये की खबरें आ रही हों और अगर आपने अभी इंटरनेशनल मीडिया ने जो इंडिया के बारे में बताया है और जो डेथ टॉल वो बता रहे हैं, एक तखमीने के मुताबिक खौफ आता है बताते हुए कि जितनी सरकारी अमवात बता रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हो सकती हैं। ये अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता वी आर इन लिविंग इन अ वेरी अनयूजुअल पीरियड और बड़ा क्रिटिकल पीरियड है। इसमें वो अब नॉर्मल जिंदगी के खेल नहीं चलेंगे। हमारी तमाम फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये खुदा न खास्ता इंडिया वाला जो सिलसिला है ये हमारी तरफ ना बढ़े और जो वहाँ हम देख रहे हैं चिताएं जल रही हैं, जहाँ पे शमशान घाट जो है उनमें जगह कम पड़ गई है, तो हम एक नॉर्मल सूरत अहवाल से में नहीं है, एक हम नबुर्द आजमा है एक ऐसे अजाब से जो न जाने कहां से आन टपका है। इसके लिए हम इल प्रिपेयर्ड थे, इसके लिए हमारे हुक्मरानों ने कोई काम नहीं कर रखा था। इसकी सारी कमजोरियां, लल्ले तलल्ले, चोरियां, डकैतियां इसने नंगा करके रख दी हैं ये जो हमारा ये जो कोरोना है। तो मेरे ख्याल में हमें इससे तमाम जो तवज्जो है इस पे मरकूज करनी चाहिए, इंसानी जानें बचानी चाहिए। बिल्कुल जी। काजी साहब, ये भी ज़रा हमें बता दीजिएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि अगर 29 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं तो किस जमात का पलड़ा भारी है? मुकाबला कुछ सख्त होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखें, पलड़ा उसी का भारी होगा जो ज्यादा माल लगाएगा। आजकल के इलेक्शन मैनेजमेंट के इलेक्शन है, नजरिए के इलेक्शन नहीं है। आजकल के इलेक्शन जो है असरो रसूख के इलेक्शन है और मेनली माल का इलेक्शन है। उसके बाद जाहिर है कि रियासती सपोर्ट और हुकूमती सपोर्ट भी उसमें जो है, लेकिन मैं ज्यादा चूंकि इसको मैं नहीं देख रहा
इसको, क्योंकि एक ज़िमनी इंतखाब है, मगर असूल बुनियादी तौर पर यह है कि जो ज़्यादा माल लगाएगा उसके चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के। जी तो काजी सईद साहब ये भी बताइएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत कराची में काम हो रहा है, और अब जो सीट इस वक्त हार चुकी है तहरीक इंसाफ के, आप समझते हैं कि वो तहरीक जो सीट खाली हुई है वो दोबारा हासिल की जा सकेगी? जो आपका दूसरा सवाल है, इट इज येट टू बी सीन। अभी तो अपनी सीट उन्हें जीतनी चाहिए, अगर वो हारते हैं तो बहुत इसका मतलब बुरी सूरत हाल है। रहेगी कराची ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं होगा जब तक ये चाइना कटिंग और ये ठेकेदारों के हवाले करके कब्जा ग्रुपों के हवाले आपने कराची कर रखा है। कराची से के हवाले से आज ही रिपोर्ट छपी है, कराची 60 का कराची दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में आता था, अब पहले 2-3 बदतरीन शहरों में आता है। यहाँ जब तक आप ये कराची की टाउन प्लानिंग, इसके तमाम दीगर जो वसाइल हैं वो लूटते फिरेंगे और कब्जा ग्रुपों के जरिए आप टाउन प्लानिंग करेंगे तो ये और जिल्लत में जाएगा और गिरेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन कराची को इस क्वैगमायर, इस दलदल से बाहर निकाल सकेगी। हर चंद के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ अमन अमान और ये जो भत्ते की सिलसिला था वो बंद किया है। यहाँ पे बोरी बंद लाशों का सिलसिला बहुत हद तक कम हुआ है, मगर लूट मार अब भी जारी है। जब तक लूट मार का धंधा बंद नहीं होता और इस शहर में पैदा होने वाले ह्यूज वसाइल इस पर खर्च होना शुरू नहीं होते, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। कैसा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। हम स्कूल्स की जो सूरत हाल है, जो बंदिशें हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाल जो तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं कोरोना वबा की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए मुश्किल हालात हैं। हमारी जो हमारा फ्यूचर है वो इस वजह से जो है खासी मुश्किलात का शिकार है कि हम 1 साल हो गया, कभी स्कूल खुल रहे हैं, कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसी के अंदर फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो हैं वो इस सूरत हाल में जो खासे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि हमें करना क्या है, आखिर स्कूल कब ओपन होंगे, एग्ज़ाम्स के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से। फिर उनकी ये भी परेशानी है कि हम अगली क्लास में प्रमोट वैसे क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कोरोना वबा ने मुल्क को तालीमी मैदान में कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है, अगर ये कहें तो गलत नहीं है। पंजाब में जो कोरोना की शरह 5% से ज़्यादा होने पर 25 अजला में तमाम क्लासेज बशमूल नहम या दहम और इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं आज से मुअत्तल कर दी गई हैं, जिन्हें मेरे ख्याल में इससे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, खोला गया था, और उसके बाद अब दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बाकायदा तौर पर इन्हें बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ये कह रहे हैं कि मुतासरा अजला में लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, साहिवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, ओकाड़ा, मुल्तान, पाक, फैसलाबाद, चकवाल, हाफिजाबाद, बिल्कुल झंग है, भक्कर है, खानेवाल है, डेरा गाजी खान है, बहावलपुर है, बहावल नगर भी है। इसके अलावा दीगर भी जो शहर हैं वो शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक सिर्फ गुजरात और सियालकोट में कोरोना की शरह कम होने पर तालीमी सरगर्मियाँ SOPs के मुताबिक जारी रखने की इजाज़त होगी। और अगर हम इम्तिहानात की बात हम कर रहे थे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी मुल्क भर में जारी जो इम्तिहानात है वो मुलतवी कर दिए हैं, और यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उसने जो एलामिया जारी किया है वो भी यही कह रही है कि एसोसिएट डिग्री, BEd और BBA के जो जारी इम्तिहानात हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि स्कूल जो है वो बंद, प्राइवेट जो एसोसिएशंस हैं वो ये कहती नज़र आती हैं कि स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से ये फैसले किए जाते हैं कि स्कूल जो है या तालीमी मराकज़ जो हैं उनको कब से कब तक बंद रखा जाएगा। बिल्कुल इसी पे बात करते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 5% से ज़ायद कोरोना मुस्बत शरह वाले शहरों में तालीमी इदारों की बंदिश पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, जहाँ तक तो सवाल है कि कोविड में जो इजाफा होता जा रहा है तो बतदरीज इसमें बुनियादी वजह जो तालीमी इदारों को तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके हवाले से तो आपको पता है कि जो कोविड की जो 3rd वेव आई है इस वक्त तो तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट पहले ही बंद कर चुकी थी, जबकि हमने ये देखा है कि इनके सियासी जलसे जुलूस और सियासी जो सरगर्मियाँ थी वो किसी सूरत में बंद नहीं हुई। अभी हमने इंडिया में ये देखा है, इंडिया में भी जो कोविड फैला है वो उन हुक्मरानों की और सियासी जमातों की नाअहली और मजहबी जो इज्तिमात थे उनके बड़े बड़े उनकी वजह से हुआ है, उन्होंने परवाह नहीं की। जबकि हमारी सूरत हाल ये थी कि हमने लास्ट ईयर 15 अगस्त में तालीमी इदारे खोले, तो 15 अगस्त से लेकर आज तक आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस कहीं भी आपको तालीमी इदारों से कोविड फैलने की कोई खबर सामने नहीं आई। यही वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
NCOC के चेयरमैन उमर असद ने, हमारे वज़ीर तालीम ने, सब ने इस बात की बरामदा जो इतराफ़ किया कि तालीमी अदारों से कोविड नहीं फैला बल्कि SOPs का। काशिम मिर्ज़ा साहब, स्कूल्स एसोसिएशन जो हैं वो तालीमी इदारे खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डालती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन स्कूल खोलने की सूरत में क्या पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते? हमसाया मुल्क भारत में जो कोरोना की तबाही के मनाज़र हैं वो भी हमारे सामने हैं। देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है कि एसोसिएशन से हमको कभी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालते, और दबाव किस बात का हम डालेंगे? पिछला आप देखें लगभग अब तो 1.5 साल होने को आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो गवर्नमेंट को अपनी उन 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक देने की बात कर रहे हैं। 7.5 करोड़ बच्चा है हमारा। कितना अर्सा आप इन बच्चों को तालीम से दूर रखेंगे? कितना आप इन बच्चों का हक जो है वो मारेंगे? और आपके पास प्लान है क्या? स्वाय बंद कर देना? क्या बंद कर देना ही प्लान है हमारी इन 7.5 करोड़ बच्चों के जो आईनी हक पे जो डाका डाला जा रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार वो हुकूमती अरकान हैं जिन्होंने इन 1.25 साल के अंदर स्वाय नारेबाजियां करने के, स्वाय जो है वो खाली खोखले नारे लगाने के, और हमने कुछ भी नहीं किया। क्या इन्होंने हमारे इन औलादों को क्या जो थी वो कोई हैंड सैनिटाइजर्स के या मास्क या इनके घरों के अंदर कोई फैसिलिटी को देने की कोशिश की? क्या इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की? क्या इन्होंने इस अरसे के अंदर टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश की? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इनका अभी भी कुछ करने का इरादा ही नहीं है। देखिए, खिरात की दी हुई वैक्सीनेशन के ऊपर आप कितना असर चलेंगे? इस वक्त इर्द गिर्द के हमारे रीजन के अंदर आप देखें, हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और रीजनल कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे चले गए हुए हैं। इवन के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के कुछ ऐसे पसमानदा कंट्रीज भी हैं जो पाकिस्तान से बहुत दूर है, वो भी वैक्सीनेट करने में अब हमारे पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं। आज की तारीख में इनके पास 60-70 हजार पर मंथ के लिहाज से वैक्सीनेशन की फैसिलिटी मौजूद है। तो इस अरसे के अंदर अभी तक 1.3 मिलियन पाकिस्तानियों को जो है वैक्सीनेट किया गया है। अगर हम इसी रेशो के ऊपर चलते रहे तो आने वाले 2057 तक जब प्राइम मिनिस्टर साहब 105 साल के हो चुके होंगे तो उस वक्त आप जाके देखेंगे कि फिर वहां वैक्सीनेशन इस रफ्तार से चली तो होगी, तो उस वक्त आबादी भी आपको पता है बढ़ चुकी होगी, तो वो फिर 2075 तक फिर इस रफ्तार से चलें तो वैक्सीनेशन मुमकिन है। अभी तक इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिए हुए कि जो पब्लिक को एट लार्ज अगर आपने वैक्सीनेट करना है तो किसी को ऑर्डर तो कोई दे। अगर आपकी उम्मीदें सिर्फ खिराक में दी हुई गैर मुल्की अमदादों के ऊपर जो वैक्सीनेशन है जो इनकी औलादों को पहले लग रही है और पाकिस्तानियों को बाद में लग रही है, तो उनके ऊपर अगर आप डिपेंड करेंगे तो इसका मतलब है कोई हल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? फिर हम तालीमी अदारे बंद रखें, हम अपने 7.5 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दें। पूरी दुनिया में यूनिसेफ ने कहा, UNO ने कहा, कोविड से बड़ा नुकसान जो है वो तालीम का नुकसान हुआ है। हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, बंद कर दो, इसके अलावा कोई प्रोग्राम है क्या? हम देना क्या चाह रहे हैं? हम बच्चों को हम क्या जो है दायमी किस्म की, परमानेंट किस्म की जो है जहालत देना चाह रहे हैं? बच्चों में क्राइम रेट बढ़ रहा है, बच्चे जो है हमारा चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं। अभी इंडिया की आपने बात की तो इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट की नाहिलियत है। जो कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने तो चलो फिर भी वैक्सीन अपनी तैयार कर ली, तो क्या हमारे पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट है या हमारी हुकूमत के पास इतने भी ज़राए नहीं है कि दुनिया के अंदर हम एटमी ताकत हैं लेकिन हमारे पास नहीं है तो हमारी वैक्सीन? ठीक है मिर्ज़ा साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि स्कूल बंद किए गए, बच्चे ठीक तरीके से पढ़ नहीं सके, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, वज़ीर तालीम पंजाब तो कहते हैं कि मुझे फ़ोन भी किए जाते हैं, मुझे मैसेजेस भी किए जाते हैं, तो क्या ऐसे हालात में हुकूमत को बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी करने चाहिए? देखिए जी, जहां तक सवाल है कि जो है एग्जाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बहुत जरूरी है एग्जाम होने चाहिए। हमने पिछला साल भी अपने एग्जामिनेशन सिस्टम का बेड़ागर्द किया, हमने 45 लाख बच्चों का मुस्तकबिल तारीख किया। देखिए, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का जो असेसमेंट का सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो पहले ही एक सवालिया निशान है। इन हालात में जब हमने पूरा साल जो है इन तालीमी अदारों को बंद रखा है, इसके हमारे बच्चों के लिए बहुत से मसाइल पैदा हुए। ऑनलाइन तालीम कोई तालीम नहीं थी, ना हमारी औलादों को समझ आई, इवन हमारा टीचर भी उससे जो था बेहतर तौर पर वो तैयार नहीं था। लेकिन इन हालात के बावजूद एग्जामिनेशन होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए कि अगर हमने एग्जामिनेशन इस साल भी नहीं ली, ये दूसरा साल होगा, 2 साल मुसलसल बगैर जो है एग्जामिनेशन के हम अगर प्रमोट करते जाएंगे तो उससे जहां हकदार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ा है,
उनकी हकतलफी होगी। दूसरा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि अगर हम एग्जाम नहीं लेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो डिग्रीज हैं, हमारी जो तालीमी काबिलियत की असनात हैं, उसकी कोई काशिम मिर्जा साहब, जब स्कूल्स बंद किए गए तो हुकूमत की जानिब से प्लान बी दिया गया जो कि था ऑनलाइन तालीम। स्कूल्स में इस वक्त जो ऑनलाइन तालीम का निज़ाम है वो कैसा चल रहा है? इस हवाले से तलबा और उसातिज़ा को मुश्किलात का सामना है या फिर ठीक चल रहा है? देखें, जो ऑनलाइन सिस्टम है पाकिस्तान में, इसको पहले अच्छी तरह ये समझ लेने की जरूरत है कि कट्टन है ही नहीं। उसकी वजह क्या है? ऑनलाइन सिस्टम आपकी बामुश्किल जो है 1 से 2% जो एलीट तबका है, हमारी एलीट क्लास है, प्रिविलेज क्लास है, ये उनको एक प्रिविलेज हासिल है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इसकी बहुत ज़रूरत है, पूरी दुनिया में इसकी अहमियत है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली चूंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसकी अहमियत उस तरीके से समझी नहीं गई, लेकिन बाहर के कंट्रीज में भी जहाँ इनकी अहमियत है, जहाँ पे बेहतरीन सिस्टम है, वहाँ भी कन्वेंशन एजुकेशन सिस्टम का ये नेमुल बदल नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में जहां तक है ऑनलाइन एजुकेशन, एक बात बहुत क्लियर है कि 1 से 2% लोगों के पास है। 5 करोड़ बच्चे हमारे पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। 10 लाख बच्चों के पास एक्सेस मौजूद है और वो भी तड़प रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जो 4 करोड़ 90 लाख बच्चा है हमारा आम पाकिस्तानी जो पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ रहा है, वहां पे तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर IT लिटरेट है, ना हमारा पेरेंट और ना ही स्टूडेंट। फिर हमारे जो एक्सेस है घरों के अंदर, वो सिर्फ 14% लोगों के पास नेट फैसिलिटी लॉन्ग रेंज डिवाइसेस है। तो या तो फिर गवर्नमेंट इन तमाम बच्चों को, जो बाकी 4 करोड़ 90 लाख हैं, उनको नेट फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड करे, उनको जो डिवाइसेस हैं, जो लैपटॉप हैं, हर बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करे। क्योंकि एक बच्चे अगर घर में 3-4 बच्चे हैं, वो घर में हैं, वो घर में ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो एक तो उनको नेट भी चाहिए और उनको 4 बच्चों को लैपटॉप भी सबको चाहिए। तो ये तो क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात है ना, ये तो ये मोबाइल के ऊपर तो आप कतन किसी किस्म की जो है तालीम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपने नेट फैसिलिटी अगर ले भी ली है तो फिर पाकिस्तान में लाइट का इशू है। अभी पिछले दिनों आपने देखे हमारे मसाइल रहे, पूरा हमारे पाकिस्तान में नेट का इशू रहा, खासतौर पर लाहौर शहर के अंदर तो कोई हफ्ता 10 दिन नेट का जो बहुत बड़ा इशू रहा। तो ऐसे बहुत से इशूज हैं जिनकी वजह से फिर हमारे जो फार फ्लंग एरिया है, जनूबी पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध अंदरून है, और इस तरह के बेशुमार और पूरे पाकिस्तान में जगह है जहाँ पे नेट मौजूद ही नहीं है सिरे के साथ। तो अगर 84% के पास नेट की फैसिलिटी सिरे से मौजूद नहीं और टोटल 10 लाख बच्चों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद, बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। जो ऑनलाइन तालीम में मसाइल का सामना है उस हवाले से भी आप बात कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे बात कर रहे हैं ना, इशाल के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, वो काजी मिर्जा साहब कह रहे हैं एग्जाम्स तो होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आपको पता, बच्चे घर पे थे, बच्चों ने घर में कुछ ना कुछ स्टडीज की होंगी, ऑनलाइन से कुछ किताबें मिली होगी, आपके पास किताबें मौजूद हैं, इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स था आपके पास। तो एग्जाम्स होने चाहिए, पता चले बच्चों की काबिलियत क्या है, वो प्रमोट हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग प्रमोट हो जाए और घर बैठे हुए आप लोगों के पास बड़ा मार्जिन है कि आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि पिछली दफा इम्तिहानात नहीं लिया गया क्योंकि एक बेसलाइन मौजूद थी, वो सेट कर दी गई कि जी के 1 साल की जो परसेंटेज होगी उसको दूसरे साल के अंदर जो है करके देख लें। अब एवरेज नहीं निकाली जा सकती, अब कैसे बेसलाइन नहीं है। खैर आगे चलेंगे। शाल, एक अहम रिपोर्ट है वो शेयर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP ने कहा है कि पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका मुल्क की आमदनी के 50% पर कंट्रोल रखता है, जबकि मुल्क के जो गरीब तरीन तबके की बात करें तो हिस्से में मुल्क की आमदनी के सिर्फ 7% उनके हिस्से में आता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अदम मसावात अपने अरूज पर, और हम सब बार बार बात करते हैं कि गरीब के लिए कवानीन कुछ और हैं, अमीर के लिए कवानीन कुछ और हैं। अमीर को खुराक कुछ और तरह की मुहैया की जाती है, इवन आप सेहत की सहूलियात कह लें तो वो अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। और जो मिडिल क्लास है खुसूसी तौर पर, इशाल, पिछले सालों में हम ये देख रहे हैं कि मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, सुकड़ती चली जा रही है। 2018-19 में मुल्क के 1% अमीर तरीन अफराद मुल्क की आमदन के 9% के जो थे, मेरे ख्याल 90% था कि शायद उसके मालिक थे। अब अमीर तरीन जो है वो 20% पाकिस्तानी कौमी आमदन के 49.6% के जो है वो मालिक है। अच्छा, वो 9 से जो है उसका शिफ्ट चेक करें, जबकि गरीब तरीन जो है 20% कौमी आमदन में महज 7% के मालिक। बिल्कुल ऐसा ये हम आपको पता है विशाल वो शेयर कर रहे थे उसके हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, कि अमीर तरीन ममालिक ने सारी वैक्सीन अपने पास रख ली और बाकियों के लिए क्या कि वही सूरत हाल यहाँ पर है। ऐसा ही है। और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे के पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं बकौल पाकिस्तान में, उनके अदम मसावात सिर्फ आमदनी या दौलत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ख़वानगी की सतह, जैसे हम बात कर रहे थे कि तालीम का शोबा है, सेहत के समरात हैं, या फिर रहन सहन के मयारात हैं। इंतहाई अमीर और इंतहाई गरीब दोनों अलग अलग
दुनिया के बासी लगते हैं, लगता है कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता, ये एक मुल्क के लोग हो ही नहीं सकते हैं। तो यही अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है इसमें अदम मुसावात को बनाने और तक़विया देने के 3 अहम मुहर्रिकात की भी निशानदेही की गई है, जिनमें ताकतवर लोग हैं और हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो शायद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की अशराफिया 14 अरब 40 करोड़ डॉलर की मराहत भी ले चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पिलडॉट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये UNDP की जो सर रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका मुल्की आमदनी के तकरीबन 50% पर कंट्रोल रखता है। अगर हम दूसरे गरीब ममालिक देखें सर, उसमें भी ऐसा ही होता है या पाकिस्तान में कुछ अलग ही हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू के ऊपर डिस्कशन की है, इसको उठाया है। ये रिपोर्ट इतनी अहम है और इसके इतने लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, अगर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इसको डिस्कस किया। देखिए, इनइक्वालिटी जो है दूसरे मुल्कों के अंदर भी होती है और कई मुल्कों में शायद हमसे ज़्यादा भी हो, बहुत थोड़े मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि एक तो ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरी कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। देखिए ना, अगर इनइक्वालिटी हो और उसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सुस्त रफ्तार से ही दिखाई, अगर वो ठीक हो रही है तो फिर भी इत्मीनान की बात है। हमारे यहाँ आपने अभी जिक्र भी किया है कि ये जो मिडिल क्लास है ये 2009 के अंदर आपको पता है 42% थी और अब ये 2019 के अंदर ये सुकड़ के 36% हो चुकी है, यानी 6% 6 परसेंटेज पॉइंट कम हो गई है। हाँ जी। इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस है। जमहूरी निज़ाम ऐसे मुल्कों में नहीं चल सकता और हमें ये नज़र आ रहा है कि नहीं चल रहा, जहाँ पे ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे मिडिल क्लास सुकड़ रही हो, वहाँ पे जमहूरियत काम नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है, बहुत ही चंद मुल्कों में, जिनके यहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ रही है और इनइक्वालिटी हर सतह पे बढ़ रही है, यानी सूबों के दरमियान भी बढ़ रही है, अफराद के दरमियान भी बढ़ रही है और ताकतवर जो तबके हैं वो हमारा जो है वसाइल के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो ये इंतहाई तशवीश की बात है। सही। तो अहमद बिलाल साहब, आपने बात की कि मिडिल क्लास में तेज़ी से कमी आ रही है, ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे मुल्क से मिडिल क्लास जो तबका है। वजूहात क्या समझते हैं और ज़िम्मेदार कौन है? आखिर किस तरीके से इस मसावात जो गैर मसावी सलूक है इसको ख़त्म किया जा सकता है? इसी रिपोर्ट में इसके असबाब का भी जिक्र कर दिया गया है। 3 P's का जिक्र किया गया है, आपने भी इसका जिक्र किया है। पावर, जो ताकतवर तबके हैं और ख़ास तौर पे इस रिपोर्ट में उन 7 ताकतवर तबकों का जिक्र किया गया है जिनमें बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बिजनेस है और इसके अलावा जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। ये 7 तबके हैं, ये अपनी ताकत के बलबूते पे फैसले अपने हक में करा लेते हैं, मराहत हासिल कर लेते हैं, टैक्स में रिलीफ हासिल कर लेते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल कर लेते हैं सस्ते नरखों पे, ज़मीन हासिल कर लेते हैं सस्ते नरखों पे। तो ये पावर का एक बहुत बड़ा बैलेंस है जो गरीब लोगों के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये पॉलिसियाँ जो बनती हैं वो फिर इन ताकतवर लोगों के असर में आके पॉलिसियाँ भी उनके हक में बनती हैं। रातों रात ऑर्डिनेंस जारी हो जाते हैं जिनका फ़ायदा इन लोगों को पहुँचना होता है और इंसाफ के हम नारे बहुत लगाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। पॉलिसियाँ वही होती हैं जो इनके हक में बनती हैं। और तीसरी यह बात यह है कि पीपल, जो अवाम है वो बिल्कुल कमज़ोर है, उनके पास हाथ में कुछ नहीं है। इन तीनों चीज़ों को और ख़ास तौर पे इस रिपोर्ट के अंदर जो बात कही है इसका हल क्या है, इसमें इस रिपोर्ट के आथर ने भी कहा है और UNDP के हेड ने भी कहा है कि अगर मेरी जेब में एक एक्स्ट्रा डॉलर हो तो मैं उसको पूछा जाए कि कहाँ खर्च करूँगा, तो मैं ख़वातीन की तालीम पे खर्च करूँगा। पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम बहुत पीछे है और यह है जो हमें चेंज कर सकती है हमारे आने वाले दिनों में। खवानगी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। पैसा डालिए जी, खवानगी रेट और सिर्फ वही नहीं बल्कि खवातीन औरतों का। बिल्कुल ठीक है सर। ज़रा ये भी बताएं कि मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आती हैं हम उनको पढ़ते भी हैं, वो ये बताती हैं कि जिस मुल्क के अंदर गुर्बत ज़्यादा होती है वहाँ पर जराइम की शरह भी बढ़ती चली जाती है। मतलब कि जराइम को गुर्बत के साथ रिलेट किया जाता है, इनका बाकायदा एक रिलेशन निकाला जाता है। अगर इसी तरह से मिडिल क्लास भी गुर्बत की लकीर से नीचे जाती रही या मिडिल क्लास से गरीब होती रही तो पाकिस्तान में तो जराइम की शरह बढ़ती नहीं चली जाएगी? बिल्कुल, जराइम की शरह भी बढ़ती रहेगी और ये जो
जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल अनरेस्ट, जी यानी जो माशरे के अंदर जो सियासी तौर पे एक घेजान पैदा हो जाता है, और उसके हमने बारहा देखे हैं पिछले दिनों में। उसकी लोग तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गुर्बत बढ़ रही है, गरीब लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो वो ये सियासी हिजान का बड़ा बायस वो है। और मैं आपको याद करा दूं कि जो अरब स्प्रिंग आई थी अरब मुल्कों के अंदर, एक उससे ज़रा पहले 1 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसी UNDP की अरब दुनिया की रिपोर्ट आई थी, और उसने वहाँ की इनइक्वालिटीज़ का जिक्र किया था, और उसने एक भौक पैदा कर दिया था अरब दुनिया के अंदर। और अरब दुनिया के बहुत मुल्कों में उसके बाद मुजाहरे हुए, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, और लोगों ने फिर चीज़ों को तब्दील भी किया। तो मेरे ख्याल में हमें इस रिपोर्ट को नविश्ता दीवार समझना चाहिए और इससे सबक हासिल करना चाहिए। सर, जो दीगर हम गरीब ममालिक की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी जो ख़ते गुर्बत से नीचे लोग मौजूद हैं, क्या समझते हैं वहाँ पर भी यही गैर मुसावी रवैया जो है वो अपनाया जाता है, या फिर हमारे मुल्क का खासा है ये कि यहाँ पर ही गैर मुसावी रवैया है, चाहे वो तालीम का शोबा है, चाहे सेहत का शोबा है, या फिर दीगर मराहत हैं वो सिर्फ अमीर ले जाता है? देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, नेपाल हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क है जी, लेकिन उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, डायरेक्शन क्या है? वो अपने मुल्क की तालीम, सेहत और अपने मुल्क की सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर अपने बजट का 10% खर्च कर रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान 5% कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम अपने इन मसाइल को, जो मसाइल हैं, उनके हल के बारे में कितने संजीदा है। तो दुनिया के गरीब मुल्क और भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए, चीन हमारे पड़ोस का मुल्क है जी, वहाँ भी गुर्बत बहुत शदीद थी आज से 30 साल पहले, लेकिन उन्होंने जो काम किया, तो क्या हम वो काम कर रहे हैं जो इसको एड्रेस कर सके? इस रिपोर्ट के अंदर जो नतायज हैं, क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? ठीक है सर, आजकल ऐसी जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको हम कोरोना के साथ भी तो लिंक करते हैं ना, कि कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आपको लगता है कि कोरोना भी एक फैक्टर रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास की अगर बात कर ली जाए, जो सुकड़ती चली जा रही है, वो ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, और नौकरियाँ तो ख़त्म हुई कोरोना की वजह से, आपकी जो आमदन थी वो भी कम हुई। देखिए, रिपोर्ट तो पिछले 10 साल और कहीं उससे भी ज़्यादा का अहाता करती है जी। तो ये जो हमारे यहाँ खराबी है, ये खराबी कोरोना से पहले की है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से खराबी बहुत एक्सेंचुएट हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, इसमें तेज़ी से इजाफा होगा, हमारे ख़राब हालात जो हैं वो ख़राब तर हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना का भी एक रोल होगा, लेकिन हमने तो कोरोना से पहले के हालात को भी ख़राब होते ही देखा, उनको बेहतर होते नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमल बिलाल महबूब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे सुबह सवेरे पाकिस्तान से बातें। और वाकई बड़ी जो है बुरी बात है, तशवीशनाक बात है कि जिस तरह से हमारी मिडिल क्लास उकड़ती जा रही है और वो गरीब होती जा रही है, और अमीर तरीन लोग, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी या हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे गरीब तबके को देखते हुए बननी चाहिए, ना कि अमीर के मफादात के लिए बननी चाहिए, कि अमीर जो है वो उससे फ़वाइद हासिल करता जाए और उसके समरात सिर्फ अमीर तक रहें और गरीब जो है वो पिसता चला जाए। ये थोड़ी जो हमारी हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं। आज बहुत ही बड़ा दिन मनाया जा रहा है, बड़ा अहम दिन। लोगों को आमतौर पे इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी आगाही उस तरह से नहीं है। आज हुकूक मिल्कियत दानिश यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की इब्तदा आलमी तंजीम बराए हुकूक दानिश ने साल 2000 में की थी, और इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूक दानिश के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर जो है उसे उजागर करना है। बिल्कुल ऐसी, जैसे आपने कहा ना कि लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, फिर लोग बाद में नुकसान भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है उठा रहे होते हैं। इसका मकसद यह है कि दुनिया भर में तख्लीकी सरगर्मियों की तरवीज हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूक दानिश का, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और पाकिस्तान में भी इस मकसद के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुकूक
के मिल्कियत दानिश पाकिस्तान मौजूद है, जबकि हाल ही में इदारा जो है मुल्क में IP राइट्स की वर्जी को रोकने के लिए तमाम शराकतदारों की बामी मुशावरत से नेशनल प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। IP राइट्स की अहमियत के पेश नज़र मुख्तलिफ इदारों में रवाबत को फॉल बनाया जा रहा है ताकि बाहमी इश्तराक से ऐसे मनसूबों पर काम जारी किया जा सके जिनसे तख्लीक और इजादात में मसरूफ़ अमल अफराद की तख्लीकात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। आपका आइडिया ही चोरी हो बिल्कुल गया, ऐसा ही आपका है। नाम है, आपने कोई नाम रखा है, आपने किसी नाम से कोई काम शुरू किया है तो वो आपका नाम चोरी करके हमजा कुछ खोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये कि आपके हकूक उसमें क्या है? आप कल को क्लेम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। खैर, इस पर बात करेंगे कि ये चीज़ है क्या, दिन मनाने का मकसद क्या है। साबिक DG हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब डॉक्टर शाहिद हामिद सरोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सर क्या मुराद है और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, कितना ज़रूरी है? असल में इसको शेक्सपियर की जो डेथ एनिवर्सरी है उससे रिलेट किया जाता है। तो इनिशियली तो इसको जो बुक राइट डे के हवाले से मनाया जाता था, लेकिन लेटर ऑन फिर इसमें ऐड किया गया कॉपीराइट डे भी। तो अब वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां मैंने कहा कि एकेडमिक कंट्रीब्यूशन और एकेडमिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी बात की जाती है। वहाँ हम ये भी साथ जो दूसरे एरियाज हैं जो जहाँ इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बेसिकली तो ये अवेयरनेस का एक पैगाम होता है इस दिन के हवाले से कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो इस हवाले से ये काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि उन लोगों के लिए भी पैगाम दिया जाए ताकि वो अपने राइट्स को प्रॉपरली वो संभाल सकें और अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हिफाजत के लिए दुनिया भर में अब तक क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या इस हवाले से कोई काम भी हो रहा है? जो कॉपीराइट का इशू है सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, इसलिए इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो इशू था ये जो 19वीं सदी में ये ज्यादा आया क्योंकि उस वक्त अब तो जो इंटरनेट का पीरियड है, लोगों के अंदर शऊर भी बेहतर है और एक्सेस भी आसान है। फिर AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको और ज्यादा आसान किया है, इसको डिटेक्ट करने में। अगर कोई कॉपी कर रहा है, जैसे आजकल आप YouTube पे देखते हैं कि अगर कोई कॉपी करके ऐड करता है तो वो फौरी तौर पे उसको डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें बैकएंड पे एल्गोरिदम जो काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, वो उसने काफी ज्यादा इजी किया है इस प्रोसेस को, ताकि लोगों तक ये पैगाम और प्रोटेक्शन जो है लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से की जा सके। जी ज़रा ये बता दीजिएगा कि हम देखते हैं कि एक किताब होती है, असल में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, पायरेटेड कॉपी उसकी मिल जाती है, अगर आप चले जाएं उर्दू बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगी। आमतौर पर निसाबी कुतुब की पायरेसी पर यह एतराज़ किए जाने पर इस अमल के दिफा में ये कहा जाता है कि ये तो इल्म है, इल्म पर किसी की इजारादारी नहीं है। क्या ये दलील तस्लीम की जा सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि जहाँ आप मैंने अगर एक साल लगा के एक किताब लिखी है और उस किताब की मुझे रॉयल्टी मिलनी है और मुझे उसका हक मिलना है, तो वो मेरी इजाज़त के बगैर और पब्लिशर की इजाज़त के बगैर उसको कॉपी करके आप बेचना शुरू कर दें तो वो सरासर नाइंसाफ़ी और गलत बात है, और लीगली भी गलत है, अखलाकी तौर पे भी गलत है। इल्म रुक तो नहीं रहा, प्रोसेस तो नहीं रुक रहा, आपकी अशात तो नहीं रुक रही। सिर्फ बात यह है कि आप उस बंदे से और उस अदारे से खरीदें जिसकी वो मलकियत है, तो हकूक जिसके पास है उसके पास वो रहने चाहिए, और उसी से इजाजत, अगर वो पब्लिशिंग भी करे तो उसकी इजाजत से वो पब्लिश करे। डॉक्टर साहब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इस हवाले से अब तक क्या इकदाम कर चुकी है और क्या कोई हिकमत अमली भी तश्कील दी गई है जिससे पाकिस्तान में हकूक़ मिल्कियत दानिश की तरवीज हो सके, तरतीब दिया जा सके, इनके तहफ़्फ़ुज़ हो सके? इसका मैं समझता हूँ कि IPO ने जो काम किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो प्रोसेस है उसको आसान किया, यानी आप अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर जो करवाना चाहते हैं उस प्रोसेस को आसान किया, जिससे लोगों को आसानियां हुई हैं। और वो जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो ज़ाहिर है आपकी प्रोटेक्शन एक बन जाती है, और अगर कोई उसकी वायलेशन करता है तो कोर्ट में ले जाना उसको आसान होता है। लेकिन इसमें जो अहम बात है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की जरूरत है, जिसमें कुछ अर्सा उन्होंने काम किया भी है, जो अभी रुका हुआ है, वो है अवेयरनेस कैंपेन। ये कॉन्टिन्यूस फैक्टर है, जहाँ जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ IPO को साथ लेके उनको चलना चाहिए। ये अवेयरनेस का एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, ज्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहिए उन्हें, और ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन रन करनी चाहिए। जो शऊर जो है जितना ज्यादा बेहतर होगा, ना सिर्फ ये है कि लोगों को अपने प्रोटेक्शन
बेहतर होएगी, दूसरों को भी एहसास होगा कि वो इसकी वायलेशन ना ठीक है सर। ये कौन से इदारे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से डील कर रहे हैं और वो उनकी कारकर्दगी कैसी आप देख रहे हैं? मुतमईन है, क्या इत्मीनान बख्श कारकर्दगी है उनकी? जो एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको इंटरनेशनली भी देखती है, जिसको हमें हमारे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली भी हमारे जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हम कहाँ इसको फाइट कर सकते हैं। अगर दुनिया में पर्टिकुलरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जो कंट्रीब्यूशन है जिसको हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उसको यूज़ करते रहे हैं। तो हमें एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पता होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में भी अब अदारा प्रॉपरली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से वो काम कर रहा है और उसमें तमाम जो हमारे सूबे हैं उनमें उनके दफातर मौजूद हैं और प्रॉपरली वहाँ चीज़ें आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने लोगों से लेकर अपने कोई सॉफ्टवेयर से लेकर अपने किसी डिज़ाइन से लेकर हर चीज़ को आप वहाँ आपने रजिस्टर करवा सकते हैं और पेटेंट भी करवा सकते हैं। बात कर रहे थे अवेयरनेस की, आगाही की। पाकिस्तान में क्या कारोबारी अफराद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई आगाही है? और ऐसे मुकदमात जब अदालतों में जाते हैं तो क्या कोई रिस्पॉन्स भी मिलता है, नतीजा निकलता है? ये एक अहम सवाल है। बेसिकली मैंने जैसे अर्ज किया कि शौर में बेहतरी आई है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बिजनेस में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्री है, ना सिर्फ वो आपकी बिजनेस की जो इंडस्ट्री है वो, बल्कि जो दूसरी जो आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री है वहाँ से लेकर इवन एकेडेमिया के अंदर भी अब चूंकि लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उसमें उनकी अपनी ओनरशिप किस तरह से उसको उन्होंने महफूज करना है। तो एक तो ये है कि लोग उसको टाइमली, एक तो वहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम अगर फर्ज करें मैंने एक अच्छी चीज़ बना ली है, मैंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया है और मैंने दिन रात उस पर मेहनत की है और मैंने एक टाइम और वक्त उस पर लगाया है और उसके बाद मैंने उसको वो सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया है, लेकिन अगर मैंने उसको अपने रजिस्टर नहीं करवाया प्रॉपरली तो वो मेरे लिए मैंने उसको ओपन कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आपने ओपन कर दिया और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, आप कहीं पर क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद हामिद सरोया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। अच्छा विशाल, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तानी टीम जो है कल भी हारते हारते जीत गई। पाकिस्तान ने फैसला कुन मार के में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर T20 सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन ये अपने नाम की किस तरह से, इस पर भी बात कर लेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। हाँ जी, हदफ के ताकुब में जो जिम्बाब्वे की टीम है, जब उन्होंने आगाज़ किया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि 200 का टारगेट है और ये 200 का टारगेट भी अचीव कर जाएंगे। जितना वो बेहतरीन खेल रहे थे, पिच तो अक्सर हमें मुख्तलिफ नजर आई जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी और जब जिम्बाब्वे ने बैटिंग की। और इशाल भी पूछ रही थी जब पता है ये सब होना है तो मैच देखते क्यों हो? इरफान से भी यही सवाल किया, मेरे से भी यही सवाल किया, तो इरफान से यही सवाल करते हैं कि इरफान पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं ना कि ये हम मैच क्यों देखते हैं जब हमें पता होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होना। इरफान का मुझे कल मैसेज भी आया था जैसे ही मैच खत्म हुआ। मैंने कहा आपको बता दें कि ये तो होना ही था ऐसे। देखें, इसमें आपको विक्ट्री के पीछे कभी भी अपनी, जैसे लास्ट टाइम में हमने बात की कि आपको अपनी मिस्टेक को ओवरलुक नहीं करना, काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आए। अनफॉर्चुनेटली जो हमने साउथ अफ्रीका सीरीज़ के ऊपर हम एक जो खुशियाँ मना रहे थे कि हम शायद बहुत बड़ी टीम बन गए हैं, वो हमें रियलाइज़ हुआ कि साउथ अफ्रीका की वाकई B या C टीम थी। ये आपने जो विक्ट्री ली कोई ऐसे नहीं ले ली, आप कोई बहुत कमाल टीम नहीं बन गए, आपके अंदर अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स आपने देखा कि 2-3 हैं। आपका टॉप ऑर्डर चलता है, टॉप ऑर्डर के अंदर एक बाबर के ऊपर जो क्रिटिसाइज बनता था और हो रहा था वो कल भी वैलिड था। देखें, बाबर हमारा नंबर 1 प्लेयर है, उसने कल एक और अचीवमेंट हासिल कर दी, किसी को डाउट नहीं है कि उससे पाकिस्तान में बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन T20 के अंदर उसकी स्ट्राइक रेट बॉदर कर रही है पाकिस्तान को। और मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर बाबर इस स्ट्राइक रेट का किसी और टीम के साथ खेल रहा होता तो पाकिस्तान कल बाबर की वजह से मैच हार गया था। तो वजह कि कप्तानी का प्रेशर उन पर ज्यादा हो रहा है, इस वजह से वो इस पर लड़खड़ाहट कर। देखिए, मैंने कहा कि बाबर नंबर 1 बैट्समैन है, वी ऑल नो, लेकिन आपका देखिए कि जो रिजवान थे उन्होंने 45 बॉल पे 50 की,
नेक्स्ट उन्होंने 15 बॉल के ऊपर 42 किया। अच्छा। आपने अब जब सेट हो गए तो आपने स्ट्राइक रेट को एनहांस बाबर आउट हो गए, बाबर आउट भी हो गए, बाबर से हिटिंग भी नहीं हुई, बाबर कंटिन्यूसली टाइम वो फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो रहे थे। ऐसे क्या करना होता है कि आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को चाहिए था कि जब वो आउट हुए, शर्जील आउट हुए, बाबर का नंबर नहीं बनता था। आपको हर गेम को सिनेरियो वाइज, टीम वाइज चेंज करके खेलना है। उस टाइम पे फखर का नंबर बनता था। फखर को तो 6 नंबर पे रखा। मैं यही बात करने लगा हूँ कि आपको लॉजिकल चलना है, आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं कैप्टन भी हूँ, इन सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की मेरे ऊपर है। ये फैसला बाबर कर रहे हैं या मिसबा कर रहे हैं? शुएब मलिक की ट्वीट के बाद बताइएगा। देखिए अभी तो 80% जो ज़राए वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो डिसीजन पार है वो सब मिसबा की तरफ से चलती है। मैं बाबर पे ऑनस्ट क्यों ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि पीसीबी ने ये गो हेड बाबर को दे दिया हुआ है कि टीम सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये बाबर को आगे आना चाहिए कि मैंने इसको करना है। इवन जब बाबर ओपन भी कर रहा था तो यही सबका मानना था कि शायद बाबर अपने आप को हाइड करें कि नंबर 3-4 पे वो हिटिंग नहीं कर पाते, तो वो दायरे का अच्छा यूज़ करें। बट दायरे को आपने ये देखना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। क्या आप 150-60 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि अब एक 50-60 वाली क्रिकेट नहीं रही। कल भी जो विकेट मैंने शुरू में देखी, मुझे लगा कि ये एक 180 के करीब की विकेट है, क्योंकि आप 180 करते तो मैच सिक्योर था। कल मैच सिक्योर नहीं था, ठीक है ना। वो 13वें ओवर तक तो उनका 105 स्कोर था और वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, जो उनको 8 की स्ट्राइक रेट, रन रेट चाहिए था। ये तो फिर इधर कमाल देना पड़ेगा आपके फील्डर्स को, और आपके सबसे क्रेडिट देता हूँ हसन अली तो ऑब्वियसली बॉलिंग की, सरफराज को। सरफराज पहले ओवर से तमाम, अगर आपको माइक की आवाज आ रही थी तो वो कहना शुरू कर दे कि बॉल को नीचे मारो, बॉल को मेरे तक फेंको, बेटा इधर ही मारनी है, बेटा इधर ही मारनी है। वो क्या बता रहा था कि बॉल को पुराना किया जा रहा था। एक और आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नजर आई कि आपके न्यू बॉल के ऊपर सारे बॉलर फ्लॉप है, सारे बॉलर फ्लॉप है। आपने देखा शहीन शाह को भी इसलिए नहीं खिलाया गया, ये नहीं किया गया कि उसको रेस्ट दिया गया है। शहीन शाह को इसलिए नहीं खिलाया गया कि शहीन शाह को भी साउथ अफ्रीका में जिस तरह मार पड़ी न्यू बॉल के ऊपर, एक्सपोज हुए, तो आपने देखा कि स्नैन उससे थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। स्नैन को प्रेफरेंस दी गई कल। शहीन शाह आपका जो नंबर 1 बॉलर है उसको हटा के आपने नए बच्चे को प्रेफरेंस दी। शाहीन तो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कल। हाँ, वो बैटिंग की प्रैक्टिस करने का, बॉलिंग को थोड़ा मसला आ रहा है तो बैटिंग की करे। तो ये तो सीधी मिस्टेक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने बॉल पुराना किया, ये PSL भी मैं बड़ा क्लोजली देखता हूँ, तो उसमें भी मेरे कई प्लेयर से बात होती है, तो उनसे शुरू में आउट नहीं होते हमारे बॉलर से। वो बॉल को पुराना करते हैं, क्योंकि अब बॉल पुराना हो जाता है तो फिर आप उसको रिवर्स स्विंग भी कर सकते हो, उसको फिर आप स्लो वन भी अच्छी होती है, बॉल ग्रिप भी अच्छा करता है, स्पिनर के लिए भी आसानी हो जाती है। तो ये आपको पुराने बॉल ने कल की विक्ट्री जिताई। आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से जीते, स्किल की वजह से नहीं जीते आप। और अगर सरफराज ना होते तो शायद वो एक्सपीरियंस का जो फैक्टर और आप ये देखें कि बाबर पैनिक कर गया था कल भी। हाँ जी। आप बॉडी लैंग्वेज बाबर की भी देखें, डगआउट में मिसबाह की भी देखें, सब पैनिक कर गए थे। और वो कंटिन्यूसली हर ओवर में यही कह रहे थे कि 1 विकेट दूर है, आप 1 विकेट दूर है, क्योंकि उनको नजर आ रहा था ये था एक्सपीरियंस जो उसके 18-19 साल का एज ए कैप्टन उसने सर्व किया हुआ था पाकिस्तान को। वो हमें नजर आया कि उन्होंने बताते रहे कंटिन्यूसली टीम को कि बॉल पुराना हो रहा है, हम 1 विकेट दूर है, जैसे विकेट मिलेगी हम मैच पकड़ लेंगे, जबकि आपके कैप्टन पैनिक कर गए थे। इधर इनएक्सपीरियंस था। अब क्वेश्चन आता है सिलेक्शन के ऊपर। आपने इतनी स्टूपिड सिलेक्शन, आपने ठीक है, आपने कहा वॉक अवे कर देंगे, जिम्बाब्वे बड़ी इजी हरीफ है, हम इसको जब चाहें गिराएंगे और बड़ी आराम सी टीम है। वो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, इतना आसान काम नहीं है, हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है और हम आपको पूरा कम्पीट करेंगे। वो नज़र आया। फिर उसके ऊपर देखा कि आपने पहले शजील और उसको सरफराज को पहले ये समझा कि ये तो काबिल ही नहीं है टीम के। जब आप फंस गए और आपको लगा कि हमारी यहाँ नौकरियाँ जाने लगी हैं, तो आपने फोर्सफुली उनको डाला कि भाई बचा लो। तनकीद से तो बचेंगे। हाँ, तनकीद से ही बचेंगे और दूसरा बचाएंगे भी ये। क्योंकि आपके तो जो ज़्यादा जिनको प्रेफरेंस दे रहे थे वो तो सारे नाकाम रहे। तो जब सारे नाकाम हो गए तो फिर आपने लास्ट होप के तौर पर इन दोनों को डाला। फिर इधर सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान को जाता है। अगर रिजवान ने दोनों मैचेस में जो इनिंग्स खेल छोड़ी है, शायद उनके कैरियर की ये बेस्ट इनिंग्स है। और अगर रिजवान ये इनिंग्स ना खेलते, आपने फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क था रिजवान की बैटिंग के अंदर और हमारी पूरी टीम की बैटिंग के अंदर। हम देख रहे थे 1-2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाकी सब तो शायद देखने के लिए मैच गए हैं। और रिजवान ने जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स खेली, मैं तो इस चीज़ को कल देखने के बाद मजबूर हो गया था और मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट कर रहा था कि शायद इंशाल्लाह ताला साल 2 के अंदर जो टॉप रैंकिंग के जिस तरह हम बाबर का नाम लेते हैं, रिजवान उसको बहुत जल्द मीट करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग उन्होंने। अच्छा, हमें इरफान ये भी बताएं कि अब हम मतलब कि जीत गए, आंखें बंद करके तो नहीं बैठेंगे जैसे आपने बात की। अब हम ये देख रहे हैं, क्या हमें मोहम्मद आमिर को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई रिटायरमेंट वापस लो, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है? क्या वो वाली जगह आ गई है? हमने देख लिया कि शाहीन से भी आउट नहीं होते हैं। क्या हमें
वहाब रियाज की ज़रूरत है कि आखिरी ओवर्स हमारे वहाब रियाज निकाल रहे हों भारत के अंदर कि हमें वो भी वर्ल्ड कप मोहाली का सेमीफाइनल भी याद है, 5 विकेटें याद है वहाब रियाज की, क्या हमें इन दोनों की ज़रूरत है बॉलिंग की खुसूसी तौर पर? जी 100% आपको ज़रूरत है, 100% ज़रूरत है। T20 के अंदर तो दोनों से बेहतर कोई नहीं है। और जिस तरह की रिवर्स स्विंग और न्यू बॉल के साथ आमिर खास तौर पे बॉल करते हैं, न्यू बॉल का तो बॉलर ही कोई नहीं है। वहाब भी सेकंड बॉल अच्छा करते हैं, न्यू बॉल वो भी ऐसा नहीं करते, बट इसलिए बहुत नेसेसिटी है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर की हमने कंटिन्यूसली बात की, आपको शुएब मलिक की जरूरत है, तो आप प्लान कर लें। अब 3-4 मंथ ट्वीट के बाद आ रहे हैं शुएब मलिक वापस आपको आते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ चांसेस होंगे तो ट्वीट किए उन्होंने, ऐसे नहीं ट्वीट की। हाँ अच्छा, अगर हम देखें वर्ल्ड कप के अंदर हमें इमाद वसीम की अब कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है पहले ओवर निकालने के लिए? जी हमने लास्ट शो में बात की थी कि इमाद वसीम आपके पिछले 3-4 साल से ODI और T20 के अंदर वाइट बॉल में विकेट्स ले रहे थे और सबसे अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था, बट ग्रेजुअली ये देखा कि आपने उनको जब बाहर किया तो वो एकदम आप फिर एक्सपोज हो गए कि आपके पास न्यू बॉल का बॉलर ही कोई नहीं है, स्पिनर से आप रिलाई कर रहे थे, चले वो परफॉर्म करके दे रहा था। इमाद भी मस्त चाहिए आपको, आपने कादर को भी देख लिया, उस्मान कादर को भी देख लिया, शादाब भी चाहिए आपको। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि वो उन दोनों का एडवांटेज ये है कि वो प्रेशर पे पैनिक नहीं करते, और ये जो वर्ल्ड कप जैसी बड़े गेम्स होती है ये तो सारी गेम ही सारी प्रेशर की है, तो ये दोनों आपको मस्त चाहिए। और 1-2 फास्ट बॉलर जैसे हमने बात की, आप इनको सारों को साथ कैरी करें, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कप के अंदर भी जो कैरी करने की पॉसिबिलिटी है वो 21 प्लेयर्स की है, तो आपके पास एडवांटेज ज़्यादा है कि आप ज़्यादा लोगों को साथ कैरी कर सकते हैं। और एज़ पर पिच कंडीशन, एज़ पर टीम, आप सेल्फिश ना हो और उसको खिलाएं। और बैटिंग के अंदर फिर मैं कहूँगा कि बाबर को एज ए कैप्टन ये रोल लेना पड़ेगा, ये ऑनर्स लेना पड़ेगा कि अगर रिक्वायरमेंट टीम की ऊपर बनती है, फ़खर की बनती है तो फ़खर को खिलाए, शर्जील की बनती है शर्जील को खिलाए। बिल्कुल ठीक। वो अपने आप को सेल्फिश ना रखे कि मैंने ही ऊपर आना है और मैंने ही खेलना है। तो ये T20 के लिहाज से बाबर को इन चीज़ों पे बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आएगी। बिल्कुल ठीक है। हमें आप ज़रा ये भी बताएं, हम शर्जील पे दोनों खासी बहस कर रहे थे कि शर्जील के साथ क्या होना चाहिए। कल शर्जील उस तरह से बैटिंग नहीं कर सके हमें नज़र आया, लेकिन फील्डिंग के अंदर आपने देखा कि शर्जील के पास 2-3 दफ़ा बॉल आया, उस एफर्ट बहुत ज़्यादा किया शर्जील ने कि मुझे मेरी फिटनेस के ऊपर, कैमरे के ऊपर नज़र ना आए कि मेरी फिटनेस के कुछ मसाइल हैं। शर्जील हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं वर्ल्ड कप में? देखें, अगर आपको मोहम्मद वसीम ने सेलेक्ट करके दिया था तो उसका सिलेक्शन का मकसद ये था कि 4 मैच उसको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, 3 मिलेंगे इधर। हाँ जी, वो तो आपकी इंजरी शादाब की होगी और आपने फ़खर को इंडक्ट कर लिया और आपने उसको हाइड कर दिया शर्जील को। आप 2 गेम के अंदर कभी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर सकते। आपने 1 मैच उसको साउथ अफ्रीका में दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था 3रा मैच शर्जील खेलेगा, शायद हमारी पहले मैच में बात हुई थी, तो क्योंकि मुझे पता था कि ये उसके साथ मैनेजमेंट नहीं जाना चाह रही, मिसबा उसको नहीं कैरी करना चाह रहे, बट आप देखें कि कल भी आपको तीनों मैचेस में से बेहतर स्टार्ट कल मिला आपको। कल आपको 40+ का स्टार्ट मिला और स्ट्राइक जो पावर प्ले के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान ने 40 किया, ठीक है, तो वो शर्जील की हिटिंग की वजह से था कि थोड़ी सी बेहतर हिटिंग हुई पावर प्ले के अंदर और आपको थोड़ा सा अच्छा मिला। तो ओपनिंग स्टैंड समहाउ इतना ही होता है T20 के अंदर, 40, 50, 60 अच्छी बैटिंग ट्रैक है तो आप 70, 80 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली यही होता है और यही उसकी जॉब थी। शर्जील से आप यू कांट एक्सपेक्ट कि वो हर मैच के अंदर कोई 80, 90, 100 करेगा, वो 90% आपको यही 50, 60 इतने करके देगा और ग्रेजुअली फिर उसको इम्प्रूव करेगा। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है भारत के अंदर शर्जील और साथ फ़खर। अगर आपका जैसे रिजवान अपनी गेम को अवेयरनेस, मैं से कहना चाहूँगा गेम अवेयरनेस जितनी रिजवान अपने अंदर पैदा कर रहा है, शायद पाकिस्तानी इस टाइम सरफराज के बाद मुझे सेकंड प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस है, समझ लग रही है जिसको चीज़ों की समझ लग रही है कि मैंने किस तरह करना है, अपने स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है। जब देखा उन्होंने लास्ट ओवर में हिटिंग नहीं हो रही किसी प्लेयर से, तो उन्होंने आपने देखा डबल लेनी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये मुझे बड़े टाइम के बाद मियां दाद की तरह का एक बैट्समैन नज़र आ रहा है कि जो गेम अवेयरनेस रोटेट कर रहा है, गेम अवेयरनेस है कि इधर बाउंड्री लगेगी, मनूवर किस तरह करना है, मैंने अपनी स्किल को कैसे एनहांस करना है, और पावर हिटिंग भी उसने डेवलप की। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अच्छा साइन है। जिम्बाब्वे की टीम कैसी रही? मतलब हम तीनों खेल देख रहे हैं, सीरीज तो हम नाम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कितना हमें टफ टाइम दिया, हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी हमारे टफ टाइम तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्या वो देते। हम लोग हालांकि ये समझ रहे थे कि जो हमारा हरीफ है वो बहुत ही कमज़ोर टीम है, इसके बावजूद हमने देखा कि हम बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। टीम उनकी के ऊपर बात करें, देखें अगर तो देखा जाए तो बॉलिंग में तो उन्होंने तीनों मैचेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, ठीक है। इवन यंगस्टर बॉलर थे बट बहुत ज़बरदस्त किया। अगर बैटिंग के अंदर बात करें तो उनके सिकंदर उनके मेन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अब वो नहीं थे,
किशोर नरवन पहले मैच में जितना आउटस्टैंडिंग खेले, फिर वो इंजरी के शिकार हो गए। सेकंड मैच में कैप्टन भी थे, कल भी वो प्रॉपर 100% फिट नहीं थे, तो इन शिकार तो उनकी टीम भी थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये टीम वर्ल्ड कप के अंदर एक बड़ी टफ हरीफ के तौर पे सामने आएगी। सिर्फ प्रॉब्लम इनका ये है कि ये अपनी प्रेशर टाइम मूवमेंट के ऊपर कैच नहीं करती। अगर ये अपनी प्रेशर टाइम के ऊपर थोड़ा सा अपनी वर्किंग शुरू कर दें, थोड़ा सा इस पे इनकी टीम मैनेजमेंट काम करे, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी बड़ी टीम को आराम से हरा सकते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। खैर, हम जितनी भी बातें कर ले, पाकिस्तान जीत गया सीरीज़, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे भी जीतता रहे, लेकिन कुछ बेहतर फैसले किए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।